हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ रहा था और बीच में काफ़ी लंबा छुट्टी हो गया। वो एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा थोड़ा तबीयत सही नहीं था, तो उसके चक्कर में 5-6 दिन में कोई वीडियो नहीं बना पाया। उसके चक्कर में थोड़ा मेरा लैग हो गया था कुछ और भी चीज़ों को लेके। तो वो सब अब कंप्लीट करूँगा, आज से शुरू किया हूँ तो माफ़ी मतलब मांग ही लिया हूँ अब, कुछ उससे ज़्यादा नहीं कहना। आप लोग समझ आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ना छोटा सा एक पॉलिटी का पोर्शन रहता है, तो इसे जल्दी ख़त्म कर देते हैं और अपना सब कुछ रूटीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो पॉलिटी है ना, पॉलिटी का थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में जानते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जान लेता हूँ। बाकी क्या है ना, पॉलिटी का पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो मैंने डाला हुआ है। उसमें आपको सिलेबस, पीवाईक्यू, थीम्स, ठीक है ना, ये सब माल मिल जाएगा। तो आप जाके उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि मैंने 40 से 45 मिनट का वो वीडियो रहता है। यदि मैं पूरा डिस्कशन करने बैठ जाऊंगा ना, तो अपन का 45 मिनट एक्स्ट्रा चला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करने से अच्छा है कि उसका वीडियो बना के डाल दो। और आप ईमानदारी से ना, आप बहुत ही ऑनेस्टी से क्या करेंगे कि जाके ना उस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। जाओ और आप उस वीडियो को पहले देखो, फिर उसके बाद आपको थोड़ा बहुत चीज़ समझ में आएंगे कि अच्छा थीम्स क्या चल रहे हैं, फिर उसके बाद इसे पढ़ने आओ। तो मुझे लगता है ज़्यादा फायदा आएगा, लेकिन वो आप करने वाले नहीं हो। तो थोड़ा बहुत मैं इसमें बता दूंगा, बाकी आपकी श्रद्धा है, आप उधर जाके भी देख सकते हैं। क्योंकि आप मेरे से तो झूठ इजीली बोल सकते हैं, जब अपने बाबू सोना से बोल देते हो तो। ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो टॉपिक है, इधर मैंने कुछ सिलेबस है जो यूपीएससी ने दे रखा है, उसको डिवाइड किया हुआ है, और कब कितना क्वेश्चन आया वो देखते हैं। तो पहला है अपना टॉपिक, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, एवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंस, प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर जो कंट्रीज हैं उनके साथ। देखो, हम लोग जो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं ना, उसमें हमने पहला देखा होगा ना। फर्स्ट सबसे पहले उन्होंने क्या किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बैकग्राउंड दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में आप पता करके रखो कि कौन से एक्ट्स थे, ठीक है, उनका थोड़ा बहुत पता करो। कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ है, एवोल्यूशन का मतलब है ये कैसे बनना शुरू हुआ, कैसे कैबिनेट मिशन आया, उसने क्या क्या चीज़ें की, हम लोगों ने फर्स्ट अपनी मीटिंग कब की, दूसरी कब की, फिर धीरे धीरे कैसे हुआ, लास्ट कब हुई, और इम्प्लीमेंट 26 को कैसे हुआ, 26 जनवरी, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है इस बैकग्राउंड में जाके। तो उनके अभी कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, ठीक है ना, इसके सोर्सेस क्या हैं, किधर कौन से गांव से, मतलब कौन सी कंट्री से क्या माल उठाया गया था। ओके, तो ये सब बातें पता करनी है। अभी देखो क्या है, इधर हमने कहाँ कहाँ से, जहाँ से भी मान के चलिए, जापान से कुछ चीज़ लिया है, कुछ यूएसए से लिया है, कुछ और अदर कंट्री से लिया है। जिधर से जो माल लिया है ना, अब उस माल को हमने अलग तरीके से इंटरप्रेट करके ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। तो अभी क्या है ना, जैसे मान के चलो सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है ना, वो हम लोग कहीं से लिए हों या फिर कुछ भी किए हों, तो अभी हमें ऐसा करके कंपैरिजन करने के लिए दे देता है वो, कि ठीक है अभी फ्रांस के सेकुलरिज्म से इंडिया का बताओ, इंडिया कैसा है, इंडिया का सेकुलरिज्म है, उसमें अपन का स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, इनके में नहीं कर सकता है। ऐसे करके ना वही कंपेरिजन करवा रहे हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो मतलब ये क्या है, ये सॉरी, सिलेबस को समझोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या अपने जो हिस्ट्री थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे वो शुरू हुआ, कैबिनेट मिशन से लेके लास्ट 26 जनवरी तक, ठीक है ना। और उसके अमेंडमेंट्स, थोड़े बहुत जो अमेंडमेंट्स रहते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत बताना है आपको। जैसे 2-3 अमेंडमेंट्स पूछे जा चुके हैं। 69 अमेंडमेंट, अमेंडमेंट जो था ना दिल्ली के लिए, वो पूछा गया है, 101 पूछा गया है। तो आप इन पे सब पे अच्छे से थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। और बाकी बेसिक स्ट्रक्चर भी, तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जो आपको पता होगा कि अलग अलग कुछ चीज़ें हैं, जैसे केशवानंद भारती केस में क्या किया इन्होंने, कुछ डिफाइन की चीज़ें कि आप किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हो। तो वही बन जाता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो बेसिक होगा एकदम, इसको कोई भी मतलब पार्लियामेंट में आके कोई भी प्राइम मिनिस्टर या फिर कोई भी पार्टी उसको चेंज नहीं कर सकती है। जो चेंज नहीं होगा वो होगा बेसिक स्ट्रक्चर। तो उसके बारे में आपको ये पढ़ना है सब कुछ। कंपैरिजन ऑफ, जो हमने बता ही दिया, अभी एक कंट्री का कंपैरिजन दूसरी कंट्री से करना है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखोगे ना 2022 में भी 35 मार्क्स का था, 21 में भी 25 का, 10 का, मतलब ऐसा मान के चलो ना 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एवरी ईयर। तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको पता ही चल गया होगा। तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब 2-3 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं। ये हम लोग पीटी में नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। कंपैरिजन विद
जो भी मैंने येलो कर रखे हैं वो हम लोग पीटी में नहीं पढ़ते हैं, तो इनको अलग से प्रिपेयर करना है। ये सारा माल लक्ष्मीकांत में है, और इसका मैं भी आपको पीडीएफ डाल दूंगा, उधर से पढ़ लेना। अब देखो, ये तो हमारा हो गया जो था एकदम बेसिक जो बातें थी, एवोल्यूशन कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर्स क्या है। अभी क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे डिवाइड किया गया वो देखो। हमेशा तुमने देखा होगा ना कि मोस्टली टाइम पे हम लोग सब लोग पढ़ते ही हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर होता है, डिवीजन ऑफ पावर, तो डिवीजन ऑफ पावर को ना हम लोग तीन टाइप से डिवाइड करते हैं, या तीन भागों में डिवाइड करते हैं, ऐसे बोल सकते हो। सबसे पहला होता है लेजिस्लेचर। अभी लेजिस्लेचर क्या होता है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे मान के चलोगे कोई भी लॉ बनाया जाता है, ठीक है ना। ये लेजिस्लेचर का काम ना दो लेवल पे होता है इंडिया में। ओके, एक होता है सेंट्रल लेवल पे, एक होता है स्टेट लेवल पे, ठीक है ना। तो अब ये सेंट्रल लेवल पे होता है ना, तो सेंट्रल लेवल पे भी आप देखोगे तो सेंट्रल लेवल पे दो आपको अलग अलग बॉडीज मिलती हैं। एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा। ऐसे ही आप स्टेट लेवल पे देखोगे तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, सीए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, लेजिस्लेटिव होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, तो ये दोनों चीजें होंगी। तो अब ये चार चीजें हो गई जो हमारा लेजिस्लेचर का काम करती हैं, जहाँ पे कोई ना कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है ना। बिल आएगा तो बिल को पास होगा तो वो काम होगा। तो आपको समझ में आया ना कि हम लोग देख रहे थे डिवीजन ऑफ पावर, उसमें हम लोगों ने पहला डिवीजन देखा लेजिस्लेचर, उसके हमने चार पार्ट देखे अलग अलग, जो दो दो करके काम करते हैं। दो सेंट्रल में, जो आपकी राज्यसभा लोकसभा, और दो स्टेट में, जहाँ पे आपने देखा दो अलग अलग होंगी, ठीक है ना, एलए और एलसी। अभी सेकंड आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, एग्जीक्यूटिव होता है भाई कि जहां पर कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी किसी प्रकार का लॉ बनाया लेजिस्लेशन ने, उसे इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा धंधा है वो किसके हाथ में होता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में होता है। अभी एग्जीक्यूटिव क्या करेगा उधर, तो एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि जो भी चीजें रहेंगी उनको इम्प्लीमेंट करेगा। इसमें कौन कौन आता है, तो इसमें आपके मिनिस्टर्स आ जाएंगे सारे, मिनिस्टर्स जितने भी हैं वो सारे आएंगे। आप लोग, मतलब आप लोग का मतलब जितनी भी अपनी ब्यूरोक्रेसी है वो सब क्या करती है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। ये लोग टेम्परेरी होते हैं, और जो आप लोग हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब परमानेंट होते हैं। अभी थर्ड पार्ट कौन सा है डिवीजन ऑफ लेबर का, वो है जुडिशरी। अभी जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी इसमें जो लॉ बनाए, अभी लॉ को इम्प्लीमेंट किया, उनमें कुछ भी फंडामेंटल राइट्स को लेके किसी प्रकार से ह्यूमन का कुछ भी वायलेट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए यहाँ बैठा है जुडिशरी। ये तो उसे लगेगा कि इन इन लोगों ने बैठ के, दोनों लोगों ने कोई भी फंडामेंटल राइट्स या किसी प्रकार से सिटीजन्स के साथ में कुछ गलत किया है, तो उसको मतलब नल एंड वॉइड कर देगा, या फिर उसमें कुछ सुधार करवाने की कोशिश करेगा, वो है जुडिशरी। तो मे भी आप समझ गए होंगे, तो हमने एक बार जल्दी से रिवाइज कर देना है। तीन पार्ट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के चार पार्ट, ठीक है ना, दो सेंटर में, दो स्टेट में। एग्जीक्यूटिव हमने समझ ली, सेंटर स्टेट में दोनों में होती है। जुडिशरी वो भी सेंटर स्टेट में दोनों में होती है, सेंटर में सुप्रीम कोर्ट और स्टेट में हाई कोर्ट। वैसे तो ये इंटीग्रेटेड पार्ट होता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिवाइड करके पढ़ते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है। तो यही सब कुछ इन्होंने बांट के रखा हुआ है। तो क्या है, एग्जीक्यूटिव की बात की, एग्जीक्यूटिव से कोई क्वेश्चन निकलते नहीं है देखो, लेकिन दो बार 25-25 आए तो इसे बिल्कुल इग्नोर भी नहीं मार सकते, ठीक है ना। तो अभी एग्जीक्यूटिव में पढ़ना क्या है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन। अभी जो मिनिस्टर्स हैं और जो मिनिस्ट्री है उनके डिपार्टमेंट्स, तो मिनिस्टर को तो याद नहीं करना होता हमें, लेकिन मिनिस्ट्री है ना, उनके कुछ डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ याद करके रखना है। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ इसका रोटी अच्छा नहीं है, रिटर्न ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट। तो आप इसको बाद में कर सकते हैं, पहले और टॉपिक्स कर सकते हैं। सेकंड है आपका लेजिस्लेचर। अभी मैंने बोला था लेजिस्लेचर कितने जगह पे होता है, दो जगह पे, एक स्टेट में और एक सेंटर में। तो इन्होंने दिया सेंटर का यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर। यहाँ पे मैंने बोला था क्या होता है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि यहाँ पे ना जो लॉ हैं वो बनाए जाते हैं, ठीक है ना, उनका फंक्शनिंग होता है सब कुछ। तो जो भी लॉ बनाए जाएंगे ना, तो वहाँ पे जितने भी एक्ट्स बनते हैं या फिर कोई बिल आता है, उन सबको आपको अच्छे से ध्यान से रखना है। उसके अलावा क्या है, आपको इन चारों का काम अच्छे से ध्यान में रखना है कि लेजिस्लेचर में जो भी है, मान के चलो यहाँ लेजिस्लेचर ले लेते हैं, यहाँ सेंट्रल है, सेंट्रल के पास है आपकी लोकसभा, राज्यसभा। अभी राज्यसभा की पावर्स क्या हैं, लोकसभा की पावर्स क्या हैं, इन दोनों के पावर्स में सिमिलरिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी, कि अच्छा इन दोनों में किस में ताकत मतलब ज़्यादा है।
और जो भी पावर है किसकी ज़्यादा है और किस में कौन सी ज़्यादा क्षमता है, जो ये दो एक दूसरे से अलग है। तो उनमें सिमिलरिटी पहले पता करो और फिर उनके दोनों के डिफरेंसेस, या फिर ऐसे कह सकते हो इस बात को कि कौन सी ज़्यादा पावर को ऑन करती है, किस में ज़्यादा पावर है। इसी टाइप से सेम आपको स्टेट के बारे में पढ़ना है। यदि आप ये सेंट्रल वाली कवर कर लोगे तो कहीं तक स्टेट वाली अपने आप ही आपको समझ में आ जाएंगी। ये सब फीचर्स रखने हैं आपको इस वाले पार्ट में, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो 35 15 35 30 20 40, मतलब काफ़ी अच्छे 2 से 3 क्वेश्चंस निकल रहे हैं। अभी नेक्स्ट इसमें साइलेंट फीचर्स ऑफ आरपीए एक्ट 1950 एंड 51। अब ये क्या है ना, ये आपके पीटी में भी काम का है। वैसे ये पीटी में है, लेकिन पीटी में भी मैंने देखा 4 से 5 क्वेश्चन निकला हुआ है। तो प्लीज इन्हें कवर करो अच्छे से। तो ये 2 पेज का नोट्स बनाओ, उसमें सारे चीज देखो कि फिर 1950 जो है ना आरपीए एक्ट, उसमें क्या है, 1951 आरपीए एक्ट है वो क्या है। शायद आपको ना ऐसे करंट के हिसाब से मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया भी था कि अभी जो राहुल गांधी का एमपी का जो पार्ट, मतलब वहाँ पे संसद में उन्हें जाने से मतलब रोक दिया गया था, जो वहाँ के एमपी नहीं रहे थे वो, ठीक है ना, उन्हें वहाँ से मतलब कैंसिल कर दिया था उनका। तो वो क्यों कर दिया था, फिर वो 2 साल का उन्होंने उन्हें सजा सुना दिया था, जो आपका गुजरात का कोर्ट है उसने। तो वो अभी 2 साल का सजा का क्या रूल है जिससे कि वायलेट हो गया और वो एमपी के पद से निरस्त कर दिए गए। तो वो सारा माल किधर मिलेगा आपको, आरपी एक्ट में उन्होंने बताया हुआ है स्पेशली। तो ये सब उनके फीचर्स आरपी एक्ट के हैं, उसी फीचर्स के हिसाब से कुछ जो आपके जजमेंट हुए हैं वो हुए हैं। तो ये फीचर्स आपको पता होना चाहिए। और एक पीवाईक्यू भी पीटी में पूछा गया है, तब उसने पूछा है कि कितने साल के लिए क्या, जैसे अभी ये कि कोई भी आदमी है उसके लिए वो जो मान के चलो आपने देखा होगा ना, इलेक्शन लड़ते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे कुछ फी भरते हैं पहले, इलेक्शन से पहले। यदि आपके कुछ जो परसेंटेज रहता है उस परसेंट तक वोट आ गए तो आपकी फी वापस कर दी जाती है, नहीं आए तो जमानत जिसे बोलते हैं, मतलब आम भाषा में उसे बोलते हैं जमानत, लेकिन वो हम लोग थोड़ा फी के हिसाब से समझ लेते हैं। तो यदि आपकी कुछ परसेंटेज तक वोट नहीं आए, जैसी वो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसी के हिसाब से उसका परसेंटेज रहता है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है ना, जमानत जब्त होने का मतलब होता है आप बहुत ही कम वोट पाए हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी और अंडरवर्ल्ड में फिर कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। ऐसा करके मतलब हो सकता है बड़े बड़े लीडर्स की भी हो जाती है, तो इसमें कोई मतलब नहीं है। बस सिर्फ मैं ये समझा रहा हूँ, ये सारा माल आपको इधर मिलेगा, साइलेंट फीचर्स ऑफ आरपी एक्ट। इसमें बताया जाएगा आपको ये भी कि किस प्रकार से जो इलेक्शन होंगे तो क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहनी चाहिए, वो सारी बात। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी, एग्जीक्यूटिव खत्म कर दिया, जुडिशरी खत्म कर, सॉरी, एग्जीक्यूटिव खत्म कर दिया, लेजिस्लेटिव खत्म कर दी, अब आएगी जुडिशरी, माफ कीजिएगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर। तो आइए हम लोग देख रहे हैं तो जुडिशरी की बात करते हैं। जुडिशरी में क्या है ना, हमें जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट पढ़ना है, हाई कोर्ट पढ़ना है, ठीक है ना, इनकी पावर्स को पढ़ना है, इनके और भी फीचर्स हैं उनको पढ़ना है, अलग अलग क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इन दोनों में पावर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना, किसकी पावर, जैसे रेट्स को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया है कि रेट में किसकी पावर ज़्यादा है, हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की। कौन कौन हाई कोर्ट रेट्स को क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी जारी कर सकता है, जबकि ये एफआर जो है अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हीं के लिए सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ये सब माल है, धीरे धीरे से आपको ये सब इसमें जाके देखना होगा। ओके, जुडिशरी से रिलेटेड। और इसमें आपको जो डिस्प्यूट, जो डीआरएम होता है ना, डिस्प्यूट रेडिसल मैकेनिज्म, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो यह 5-7 चैप्टर दिए हुए हैं आपके लक्ष्मीकांत में, उधर जाके आप अच्छे से पढ़ सकते हो, क्योंकि हाँ आपको एक क्वेश्चन हर साल मिल जाता है जुडिशरी से रिलेटेड। तो आप जुडिशरी को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के रखो। फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट, इशू, चैलेंजेस एंड, तो ये है फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं जो है ना टॉपिक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर की बातचीत होती है। अभी फेडरल स्ट्रक्चर की बात करोगे तो आप इसमें बहुत सारे इशू करंट में चलते ही रहते हैं। अभी देखा होगा आपने कभी के किसी राज्य का कोई भी स्टेट रहता है ना, उसमें कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। मान के चलो उसके गवर्नर के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है दिल्ली, और दिल्ली वर्सेज एलजी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं उनका हमेशा कोई न कोई इशू चलता ही रहता है। तो ये इशू चलेगा, इसके साथ साथ क्या है, अपन का भी माल बढ़ेगा। फिर वो अपन को हर बार ये गवर्नर और कोई गवर्नमेंट के साथ में क्या रिलेशनशिप है, गवर्नर की पोस्ट किधर से आती है, कौन अपॉइंट करता है, क्या पावर्स हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन पावर्स हैं, ये सब माल अपन को हाथों हाथ याद करना पड़ेगा यदि ये सब कुछ रहेगा तो फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता करना है। गवर्नर के अलावा भी आपको कि किस प्रकार से क्या कहते हैं, कौन सी आपकी शेड्यूल्स हैं, या फिर 7 शेड्यूल है उसमें कैसे कैसे लिस्ट दी हुई हैं, क्या क्या माल है, किधर है। अभी पुलिस का कोई इशू हो गया था
तो पुलिस किस में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुलिस स्टेट का लिस्ट का अपना मतलब पार्ट है, सब्जेक्ट है। उसके अलावा क्या सीन है वो सब समझ में आएगा तुम्हें, तो आप इधर जाके ये पढ़ोगे। अब इधर से देखोगे आप तो 15 40 15 15 ऐसा कह सकते हो कि एक क्वेश्चन आ ही रहा है, एक साल नहीं आया लेकिन एक क्वेश्चन आ रहा है हमेशा। 50 मार्क्स का आ रहा है पिछले कुछ दिनों से। यहाँ जब 40 का आया तो यहाँ पे मे बी क्या कहते हैं, एक या दो 15 के होंगे और एक 10 का होगा। अभी ये तीन चीजें हमने देख ली हैं। अभी तक हमने सिलेबस में बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, आप प्लीज और उसको बहुत ज्यादा अच्छे से देखें, आप एक दो बार वीडियो देखें। सिलेबस बहुत जरूरी है, मैं नहीं कह रहा, सारे टॉपर्स कह रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स कह रहे हैं, तो शायद आपको बात माननी चाहिए। तो अभी तक हमने देख लिया कि केवल सेपरेशन ऑफ पावर और उसके तीन पिलर्स, ठीक है ना, कौन से लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उनसे रिलेटेड कुछ बातें, ठीक है ना। लेजिस्लेचर में हमने देखा है आरपीए भी देखा है, आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेड पीपल एक्ट, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन देखा है, ये दो नए टॉपिक देखे हैं इसमें। अभी हमने यहाँ देखा था जुडिशरी के बाद में कि फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, तो उस पर भी हमने बातचीत कर ली। अभी हमें देखना है एक लास्ट बचा जो टॉपिक, अपॉइंटमेंट्स, सॉरी अपॉइंटमेंट्स की बातचीत करते हैं। अभी अपॉइंटमेंट्स की बातचीत है ना, अपॉइंटमेंट्स में ना कई सारे प्रकार की अपॉइंटमेंट होती हैं। कुछ होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट कौन सी होती हैं, जिनका जो भी अपॉइंटमेंट्स रहेंगी जिनके डायरेक्ट आर्टिकल दिए होंगे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। सपोज दैट कैग, तो कैग का कौन सा आर्टिकल है, 148। तो आपको पता चल गया होगा कि कैग क्या है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी अपनी जो अपन का एग्जाम लेती है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जिनका माल कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मिलता है मतलब आर्टिकल, वो क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है। सेकंड नंबर, जिनका संबंध कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं होता है बट वो किसी एक्ट के थ्रू बनाई जाती है। मान के चलो कोई एक्ट है और एक्ट के नीचे कोई बॉडी बना दी, तो उसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडी। अभी इसका एग्जाम्पल आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे मोस्टली टाइम पे। जैसे ऐसे सोचो आप, हम लोग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं ना 1986, उसके नीचे कितनी सारी बॉडी हैं और 5-6 बार पीटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऐसे ही हम दिल्ली पुलिस जो एक्ट है उसके नीचे सीबीआई, सीबीसी, ये सब उसी से मिलती हुई बनती हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। स्टैच्यूटरी बॉडी के अलावा और भी आती हैं इसमें, जो कि आप देखते होंगे जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रहती हैं, जैसे नीति आयोग है, उनको ना एक्ट के थ्रू बनाया जाता है, वो तो डायरेक्ट ही वो एकदम प्लान करके सारी चीज बना दी जाती है। तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा ना, लेकिन हमें दो पता होनी चाहिए जरूर कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है, जिनका मतलब स्टैच्यूटरी बॉडी उसी में आता है, इसी का एक पार्ट है, कौन सी है। तो आपको बराबर ध्यान रखना है, स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो किसी एक्ट के नीचे बनी होती है, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे बनी होती है, क्योंकि इसका ओरिजिन क्या होगा, किसी न किसी आर्टिकल से होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्टैच्यूटरी बॉडी, रेगुलेटरी, क्वासी जुडिशियल बॉडी, ठीक है ना, इनका अपॉइंटमेंट। अभी इधर क्या क्या पढ़ना होता है, कौन अपॉइंट करता है, ठीक है ना, अपॉइंटमेंट, इनकी पावर्स, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेशन पावर, या फिर यहाँ पे ध्यान रखो इनमें क्या क्या है, कैसे अपॉइंटमेंट होती है, कौन कौन किस किस का मतलब जो भी कमिटी बनती है उसमें कौन कौन आदमी रहता है, पीएम, सीएम या फिर कोई कोई और रहता है। इनका टेन्योर, कितने साल तक ये लोग यहाँ पे रह सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी अभी न्यूज में चल रहा है, शायद आज हम लोग पढ़ेंगे भी, कि जो अपना सीबीसी है और सीबीआई है, इनके जो चेयरमैन रहते हैं ना, उनका जो टेन्योर रहता है 2 साल का रहता है। लेकिन अभी जो अपनी करंट मतलब गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि 2-3 साल तक बढ़ा दिया है सीबीसी के चेयरमैन का। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, उसको नल एंड वॉइड कह दिया कि ये गलत है, इलीगल है। तो वो वाली बात हम पढ़ेंगे। लेकिन आपको ऐसी जब भी कोई ऐसी न्यूज रहती है ना, तो आपको स्टैटिक जाके रिवाइज करना है, यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, ओके। तो आप ये अपॉइंटमेंट ये बराबर ध्यान रखोगे। तो यही है सब। तो एक बार हम जल्दी से सिलेबस को हम ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हमें पता करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक है ना। तो जो हमारा बैकग्राउंड था, हमें बैकग्राउंड के बारे में पता करना है, ठीक है ना। बैकग्राउंड के अलावा हमें इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ पता करना है, इसके फीचर्स हमें पता करने हैं, ठीक है ना, इसके सोर्सेस हमें पता करने हैं, ठीक है ना, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है पता करना है हमें, और अमेंडमेंट्स कौन से इंपॉर्टेंट हुए हैं उन्हें पता करना है। तो फर्स्ट पिलर में हमें ये सब माल खत्म करना है। जब ये माल खत्म करोगे तो आपके 2 क्वेश्चन के अराउंड
प्रिपेयर होके रेडी हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी सेकंड में हमें क्या करना है, तो अब वही डिवीजन ऑफ पावर्स। तो आप 3 माल पढ़ लो इधर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेशन में 4 अपने आइटम, 2 सेंट्रल लेवल पे, 2 स्टेट लेवल पे। एग्जीक्यूटिव में भी सेंट्रल और स्टेट लेवल की होती है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे टेम्परेरी होती हैं जैसे पॉलिटिशियन मिनिस्टर्स, कुछ आपकी परमानेंट होती हैं जैसे ब्यूरोक्रेट्स। ऐसे जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ये सब पढ़ना है। आपका थर्ड है, उसमें आपको पढ़ने हैं बॉडीज, ठीक है ना। अब ये बॉडीज भी 2 जात के हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है ना, और एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फिर आपको स्टैचुरी बॉडी आते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में, जो किसी एक्ट के अंडर आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आते हैं। ये सब माल पढ़ के रखने हैं, बस इतना ही सिलेबस है। और इसमें आपको अपने आप ही समझ में आ चुका है कि अपॉइंटमेंट से ना हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आता है। मेरे को तो लगता है कि 2 क्वेश्चन तो हर साल आए हुए हैं, 1-2 छोड़ दो, ये साल में 15-15 के क्वेश्चन आए। लेकिन प्रायोरिटी है कि 1 तो आएगा ही आएगा मिनिमम, और मैक्सिमम 2-3 भी आ सकते हैं। तो वो आपको बराबर ये चीज़ें सब याद करके रखनी है। अभी क्या है, इन द पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन सेपरेटली। दो अभी सिलेबस में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी को अलग अलग बात करके बताया। तो फिर मैं ये बोला ना, आपको पहले ही सलाह दिया था कि ये सब बातें मैंने उस वाली वीडियो में कर रखी हैं, तो प्लीज़ जाके देख लो, नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, देखने का भी दिल नहीं करता है कुछ लोगों का। तो ये सब आपको जो भी है मैंने पहले कराया हुआ है, और जाके आप इजीली देख लो, ठीक है ना। अराउंड 8 क्वेश्चन निकलते हैं इधर से, 5 पॉलिटी से, 3 कॉन्स्टिट्यूशन से। वो पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन मत खेलो, उन दोनों में एक धागे भर का अंतर है, ठीक है ना। तो वो धागे भर का अंतर कभी भी हम लोग को डिफाइन ही नहीं हो पाता है। हम इधर 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 हम घूमते रहते हैं, जब दिल करता है उधर चले जाते हैं। तो ये कोई बात नहीं रखनी है, बस वो सोना बाबू के लिए मैंने इधर डाली हुई थी कि सोना बाबू को ऐसा ना लगे कि सब वही जानते हैं और मैं यहाँ पे बैठ के बस पीपड़ी बजाता हूँ। तो इधर मैंने सब लिख दिया कि कंपेरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये मेंस में आता है केवल। फिर इधर प्रेशर ग्रुप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल, ठीक है ना, एसोसिएशन एंड देयर रोल इन पॉलिटी, आरपीए एक्ट, ये सब मेंस में आता है, लेकिन ये पीटी में भी आता है आरपीए एक्ट। ये बात बताइए, वो धागे भर का अंतर है फिर ये। तो अभी करना क्या है, तो बेसिक्स के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, जो मैं अभी अभी आपको पीछे चैप्टर्स बोल रहा था उनको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ो। और जब ये पीटी के लायक हो जाओगे आप, तो फिर इधर ही ऐसे करंट पढ़ते रहोगे, तो मेंस का भी माल कलेक्ट कर लोगे। और जब मैं जो फॉर्डर पॉइंट्स याद करवाता हूँ आपको, हर एक जगह जब भी मैं कोई एडिटोरियल पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो आपको फॉर्डर पॉइंट्स देता हूँ, आपको इंट्रो देता हूँ, कंक्लूजन देता हूँ। वो सब इकट्ठे करते रहो और उनका रिवीजन करते रहो मंथली। फिर वो बाद में ये सब प्रोड्यूस कर दोगे ना, आप एक महान एस्पिरेंट बन जाओगे। तो अमेंडमेंट मैं बता चुका हूँ। अभी अमेंडमेंट के बारे में थोड़ा पता करके रखो कि रीजन क्यों था, क्यों ये किया गया है, क्या दिक्कत आ रही थी, क्या नई चीज़ें आई हैं। फिर नए वाले और पुराने वाले को कंपेयर करो, कौन से वाले में ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो फिर क्यों आ रहा है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें करने का है। अपन इधर ये अब एक वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि अपन के पास समय की पाबंदी है। तो ये आप लोग जाके उस वाली वीडियो में देख लेना। अभी ये मैंने ये थीम्स निकाल के रखे हुए हैं, और ये मैं थीम्स ऑलरेडी समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ मैं इसके मतलब कमेंट में आपको एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देख लेना जाके, ओके। पर वीडियो देखोगे ना तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी सिलेबस के बारे में, और पॉलिटी के अच्छे से ज़्यादा से क्लियरिटी हो जाएगी। तो शायद आपको पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है ना, कि क्या चीज़ें क्या पूछी जाती हैं। फिलॉसफी से आपने देखी है क्वेश्चंस निकलते हैं, डेमोक्रेसी से क्वेश्चंस निकलते हैं, ये थीम्स हैं। प्रियम्बल एक थीम है, फंडामेंटल राइट्स एक थीम है, फंडामेंटल ड्यूटीज एक थीम है, डीपीएसपी एक थीम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आज आया हुआ है तो हम लोग पढ़ेंगे, और ये ऑलरेडी 2015 में पूछा गया है। इस बार काफ़ी गर्मा गर्मी है, शायद अपन का भाग्य अच्छा हो और शायद एग्जामिनर का मूड हो तो बना देगा, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू क्या है बताया गया है, जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। ये सब माल जुडिशरी में आप पढ़ोगे, जो ऊपर मैं 5-6 पॉइंट पढ़ रहा था। पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज मेरे को पसंद आता है। वो अपना 9th-10th का डेमोक्रेसी करके एक बुक आता है, ठीक है ना, उधर से मैं ये सब माल इकट्ठा किया था। आप चाहो तो उसको पढ़ सकते हो, कभी कभी उससे पीटी में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके पास वक्त ना हो तो फिर ये सब माल डायरेक्ट 1 मिनट बैठ के गूगल कर लेना। लेकिन ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, शायद तुम कर लो, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये हमें फ़ायदा देते हैं पीटी में। कि अभी इंडियन पार्टी सिस्टम है, उसका ट्रांजिशन कैसे चल रहा है, 2016 में क्वेश्चन पूछा था। रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, सोसाइटी में भी काम में आ सकता है हमारे,
कि कास्ट का रोल इंडियन पॉलिटिक्स में क्या है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी रीजनल पार्टी हैं, ऐसे एसपी है, बीएसपी है, ठीक है ना, ये यूपी में। तो ये लोग क्या करते हैं कि जात बात पे वोट मांगते हैं कि तुम यादव हो तो फिर सपा को वोट दो, ठीक है ना। आप बीएसपी में हो तो मतलब एससी हो तो बीएसपी वालों को वोट दो। इस टाइप से मतलब चीज़ें चलती रहती हैं, तो ये बहुत गलत है। तो ये क्या है इसका पॉलिटिक्स में रोल, ये बताना आपको। इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी इन पॉलिटिक्स। अभी जो रीजनल पार्टी होती है, रीजनल पार्टी मतलब कोई स्टेट के अंदर कोई पार्टी है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिए थे, सपा, समाजवादी पार्टी, ये रीजनल पार्टी है, ठीक है ना। बीजेपी क्या है, नेशनल पार्टी है। कांग्रेस क्या है, नेशनल पार्टी है, ठीक है ना। अभी वो आम आदमी पार्टी भी क्या है, नेशनल पार्टी बन गया है। शायद, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन बन गया होगा क्योंकि उसने 2 स्टेट्स में सरकार बना रखी है। तो ये आपको ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके 1-2 पेज में सारे नोट्स निकालने में, और उसके बाद उस माल को वक्त के रहते 2-3-4 वीक में एक बार रिवाइज कर लेना का, ठीक है ना। क्या है, फिर एकदम भूल जाओगे तो फिर ये भी कोई मतलब नहीं रहा कि आपने जो नोट्स बनाए थे, क्योंकि ये सोना बाबू नहीं है जो आपको डेली डेली याद आएगी। ये तो पॉलिटी है, एक दिन में ही भूल जाओगे, बस बाबू को ही याद कर पाते हो। व्हाट इज द वैल्यू वेस्ड पॉलिटिक्स, ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये तो मैं देखता हूँ मोस्टली टाइम पे ना, जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज लिखे हैं उधर कहीं ना कहीं कोई न कोई पेल ही देता है इसको, कि भाई व्हाट इज द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इसके कारण बताओ, इसको कैसे सुधारेंगे, म्यूचर्स बताओ। भाई वही पुरानी बात है, मैंने बहुत दिन पहले इसको लिख लिया था। अब हर बार मैं वो 7 मिनट की जगह से 5 मिनट में लिख देता हूँ, क्योंकि मैं 6 बार तो इसको लिख चुका हूँ। ओके, यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ समझ में आई। जो लोग मेरे को पर्सनली स्पीड के बारे में पूछ रहे थे ना, कि सर मेरी स्पीड आंसर राइटिंग में इंक्रीज नहीं हो रही है, तो भाई मैं तुम्हें बताता हूँ, स्पीड इंक्रीज होने के लिए ना फर्स्ट नंबर होता है कंटेंट, आपको याद होना चाहिए। सेकंड, हैंड से कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ब्रेन से पड़ता है। ये मैंने नोटिस किया, मैं भी इनिशियली तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस करता था। जब हमें कोई चीज़ याद हो ना, आप यही काम करना, जो चीज़ आपको याद हो ना उसको लिख के देखना, तो आपका हाथ बहुत तेज चलेगा, क्योंकि हाथ का सीधा कोऑर्डिनेशन ना ब्रेन से होता है। तो ब्रेन जितना अच्छे जल्दी जल्दी से कोई इन्फो आपको प्रोड्यूस करेगा, आपका हाथ फटाफट लिख देगा। मैं भी थोड़ा राइटिंग खराब हो जाए तो उस पर स्किल पे थोड़ा डेवलपमेंट किया जा सकता है, लेकिन बाकी आपको चीज़ें जब अच्छे से कंठस्थ याद होंगी तभी आप उन्हें प्रोड्यूस कर पाओगे। तो पहले चीज़ों को सीख लो और उनके साथ साथ लिखना शुरू कर दो। अभी वो के फर्स्ट डे ही बैठ के लिखने मत बैठ जाना कि अपन टॉपर्स को देखा और इन्फ्लुएंस हो गया, कि अपन तो फर्स्ट डे ही बैठ के पूरी आंसर लिख दी थी, क्या कहते हैं, 20 के 20 क्वेश्चंस। तो भाई वो मेरे को लगता है कि अब आम बच्चे हो, क्योंकि मेरी ऑडियंस आम ही होगी, तो फिर वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि पहले आप 2 घंटे कम से कम पढ़ो तो किसी टॉपिक को, फिर उसके बाद में आंसर लिखो। तो 2 घंटे पढ़ लो, उसके बाद आंसर लिखो तो ज़्यादा सही रहेगा। अभी वो आंसर लिख के पढ़ोगे, वो भी सही है, लेकिन फिर उसमें मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक बार आप कोई भी टॉपिक पढ़ लो, उसके बाद PYQ को जाके लिखो। लिख नहीं सकते तो एक बार स्ट्रक्चरिंग कर लो, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लो। अभी मान के चलो कोई पूछ रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, यूसी की। तो अभी आप पता करो कि ये पहले, अच्छा इसका इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल भी है, इसकी कोई डेफिनेशन भी होती होगी तो लिख देते हैं, आर्टिकल से शुरू कर सकते हैं। इसके प्रो क्या हैं, ये अच्छा क्यों है, ठीक है ना, इसके कॉन्स क्या हैं, कुछ बी ए फॉरवर्ड मिल रहे हैं, क्योंकि समस्या है ना, समस्या पे उसने क्वेश्चन उठाया तो थोड़ा बी ए फॉरवर्ड देना पड़ेगा तुम्हें। क्योंकि मैं हमेशा सिखाता हूँ कि जब प्रॉब्लम्स पे कोई चीज़ खत्म की जाती है ना, तो डेफिनेटली आपको क्या है, वहाँ पे कैसे न कैसे करके आपको बी फॉरवर्ड देना पड़ता है, कोई कोई प्रॉब्लम होती है तो, ठीक है ना। तो आप उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो। पार्लियामेंट है नेक्स्ट। तो पार्लियामेंट को अब बहुत सारे क्वेश्चंस आते ही हैं। अभी थोड़े दिन पहले उसने पूछा था कि प्रोडक्टिविटी पार्लियामेंट की है, वो थोड़ी सी मस्त नहीं जा रही है, तो अपन क्या कर सकते हैं। ये उधर जाके पार्लियामेंट में लोग मस्त मौज ले रहे हैं, और वो और सब फ्री में खाना और वाईफाई ले रहे हैं, तो फिर वो कोई काम क्यों नहीं कर रहा है। तो इस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन था उनका, ठीक है ना। तो आपको ये बराबर चीज़ें याद रखनी है, क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। मैंने पुराने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में बताया था। कुछ नए लोग होंगे उनको फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि पुराने क्वेश्चन से ना जो स्टैटिक पार्ट है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाता है, और हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो ब्रेन है, एरिया है, वो काफ़ी डेवलप हो जाता है, और अपन थोड़ा सा अच्छे से लिखना सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो अपन का ही फायदा है उधर, कोई नुकसान का बात नहीं है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो वो ध्यान रखना, गवर्नमेंट जो है ना 2 टाइप का होता है, एक प्रेसिडेंटल फॉर्म, एक पार्लियामेंटल फॉर्म। तो इंडिया में कौन सा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म है, और आपके यूएसए में कौन सा है, प्रेसिडेंटल फॉर्म है। तो ये अपना लक्ष्मीकांत ने दिया हुआ है, उधर से जाके ना एक एक पेज का नोट्स निकालने का आपको, कौन से में क्या है फीचर्स, और उसके
नेगेटिव और पॉजिटिव। पार्लियामेंट्री डिक्लाइन, वो अभी मैं बताया था ना आपको कि पार्लियामेंट का रोल है ना वो काफ़ी मस्त नहीं रहा है। अभी इधर मान के चलो 90 घंटे काम करने का है किसी सेशन में, तो अपन 40 घंटे भी नहीं कर पाते हैं। बाकी पता नहीं हू हल्ला मचाने में और एक दूसरे की टांग खींचने में निकाल देते हैं कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, कोई फ्लाइंग किस दे रहे। ये सब मतलब टांग खींचने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है लोगों को और कंपेरिजन काम करने में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम ही बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हम क्या कहते हैं ऐसे एक क्रेडिबल पर्सन को नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं। ठीक है ना, मतलब इस बात को काट देना, दिल पे मल लेना। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले किसी पर्सन ने बोल दिया था, एक एजुकेटर है, कि एक मतलब वो क्या कहते हैं वोट ना पढ़े लिखे लोगों को देना। भाई मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, ठीक है ना। जहाँ दिल करे वहाँ वोट दो, अपने घर वालों को दो और बाजू वालों को दो, किसी को भी दो, जो दिल करे वहाँ करो। क्योंकि आप 18 ईयर के हो, आपको मतलब संवैधानिक अधिकार है। तो आप इतने बड़े हो गए होगे तभी इतने बड़े महान लोगों ने 18 साल उम्र रखी है। ओके, पार्लियामेंट्री कमेटी, इधर से क्वेश्चन निकलता ही है, आप देख रहे होगे ना, 21, 18, 17, 2011। तो आप इनकी पार्लियामेंट्री कमेटी में ना 3-4 कमेटी हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे स्टैंडिंग कमेटी, ओके, PAC, पार्लियामेंट्री फॉर्म, ठीक है ना, एस्टीमेट कमेटी। तो ये 5-6 कमेटी है, इनको आप अच्छे से जाके रिवाइज कर लो। और ये PT में भी दबा आती हैं, तो आप PT के लिए माल बनाओ, तो आप उधर मेंस के भी 2-4 बातें उनकी लिख लो, जिससे कि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन लिख सके, मतलब 1.5-2 पेज भर दो आप। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रिविलेज क्या है, क्या क्या प्रिविलेज मिलते हैं वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं पार्लियामेंट में, चाहे वो राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उनको क्या क्या प्रिविलेज हैं वो बराबर आपको कॉपी मारना है लक्ष्मीकांत से। अभी मैं बोला था ना लेजिस्लेटिव, तो उसमें राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में उसकी ताकतें क्या हैं, ठीक है ना। अभी वो LG वर्सेज स्टेट ऑफ दिल्ली, तो वो आपकी LG और जो अपना स्टेट कह लो, मेरे से स्टेट का मतलब वो वाला नहीं है, राज्य वाला है, तो UTS पर वहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो लेफ्टिनेंट जो अपना LG है ना, उनके बारे में और दिल्ली के बारे में क्या हसल चल रहा है वो समस्याएं देखो। तो इसके ऊपर एक 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी क्वेश्चन भी आया है। और वैसे भी इनका पंगा चलता ही रहता है कुछ न कुछ। गवर्नर, वो ये सब फेडरल की बातें चल रही हैं, ठीक है ना, जो हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसी की। गवर्नर, तो गवर्नर का क्या है, लेजिस्लेचर पावर है। कौन सी पावर्स होती हैं मैंने अभी बताया था ना आपको, इसके पास कौन सी पावर्स हैं, अपॉइंटमेंट कौन करता है, आर्टिकल कौन सा है, क्या क्या ये काम कर सकता है प्रेसिडेंट के कंपेयर में, दोनों को कंपेयर करके देखो। ओके, मिसलेनियस, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो मैं ये जल्दी जल्दी क्यों करवा दिया सब, तो आपको पता चल चुका, मैं दोबारा बता दूं कि इसका ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप प्लीज़ उसको देख लो, क्योंकि ये बहुत टाइम खा जाता है। इंडियन फेडरलिज्म, ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आए इस पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है। सेपरेशन ऑफ पावर पे कुछ मैंने पर्टिकुलर ही वो बोल दिया है थीम। अभी इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, इमरजेंसी क्या है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, ये सब माल पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बातचीत चलेगी, क्या क्या है, इलेक्शन एंड इलेक्शन कमीशन क्या है, अटॉर्नी जनरल क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, ठीक है ना। तो इन सब पे आप जाके एक बार देख लो। तो हम लोग सीधे शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, तो मैंने 40-50 मिनट का वीडियो बनाया था, तो आप एक बार देखो तो जाके, ठीक है ना। तो मैं बाकी चीज़ समझा देता हूँ। नाउ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेड थीम है, तो वो ध्यान रखना है, जो बॉडी है वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं। RPA इलेक्शन को आपको याद रखना है, जो रिप्रेजेंटेड पीपल एक्ट है उसको बराबर आपको पढ़ना है। कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, बराबर पढ़ना है आपको, ध्यान रखना है। नोट बनाने हर एक पे वो 1-2 पेज का। और बाकी आर्टिकल, नंबर ऑफ मेंबर्स, चेयरमैन, हु अपॉइंट, हु रिमूव, टेन्योर, ठीक है ना, ये सब बातों को आपको रट्टा लगा होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मतलब आपकी सोना बाबू की एक दूसरे की बातें याद रहती हैं 10 दिन पहले की लड़ाई के टाइम पे, कि तू अपन से ये बोला था या तू अपन से ये बोली थी। तो वो सब बराबर याद रहे ना, तो आपको यही बराबर याद होना चाहिए कि वो इलेक्शन कमीशन का कौन सा आर्टिकल है और फाइनेंस कमीशन का कौन सा आर्टिकल है, किसको कौन अपॉइंट करता है, कौन किसको रिपोर्ट जमा करता है, ठीक है ना, टेनओवर क्या है, कितने दिन तक रह सकता है, कौन क्या करेगा, ये सब बात का बराबर रट्टा करके रखो, जैसे आप अदर चीज़ों में करते हैं। प्रेशर ग्रुप वो मैं बता चुका हूँ कि अलग से दिया है, तो इसको अच्छे से याद करना है। कमेटी, वो PAC और एस्टीमेट कमेटी को बराबर याद करके रखो। अभी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ फेडरलिज्म और लक्ष्मीकांत ने कुछ ये पॉइंट दिए हुए हैं, मैंने आपको इनको पढ़ लेना जाके। कुछ मैंने ये डेफिनेशंस दी हुई हैं,
ठीक है ना, और उनके कुछ ये कंक्लूजन्स, इनको भी आप देख लेना। मैंने पूरा वीडियो किया हुआ तो उधर जाके देख लो। अब हम लोग सीधे आते हैं कि पॉलिटी जो अपने एडिटोरियल आए हुए हैं इस बार विजन में, उन पे बातचीत करते हैं। तो 6-7 एडिटोरियल हैं, ज़्यादा नहीं है, तो बहुत सरल सरल हैं, वही बार बार आए हैं। पॉलिटी पता है बहुत सिंपल है, मैं तभी आप लोगों को बोला था ना कि पॉलिटी इजीली आप कर सकते हो। पॉलिटी में मैं क्या करवाया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि उनके PYQ का एनालिसिस, उसके थीम निकालना, ठीक है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, ये वाला वाल मेरे काम का था जो मैंने आपको करवा दिया उस वीडियो में। बाकी ये क्या, ये सब चीज़ रिपीट हो रही है बार बार, तो ये आप खुद भी कर सकते हो, पर आपका दिल कह रहा है तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि आप इतने महान लोग हैं, आप कुछ ही बोलेंगे तो मैं ना नहीं कह पाऊंगा। तो सबसे पहले एडिटोरियल है यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे, और फिर मैं ये एडिटोरियल पढ़ूंगा नहीं, हम सब लोग बैठ के ना थोड़ा सा दिमाग यूज करना सीखेंगे, जो कि मेंस के पेपर में ना हमें ब्रेन ही यूज करना सीखना है, इससे कि जनरेट करना, पॉइंट कैसे जनरेट कर सकते हैं वो सीखना है। तो वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बैठ के एक्सरसाइज करेंगे और वो कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन पता हो कि भाई UCC है क्या, या UCC या मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है क्या, तो हाँ भाई मेंशन है। तो आप सिंपली यहाँ इसे डिफाइन कर सकते हो। UCC क्या है, फॉर्मुलेट वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री विच वुड अप्लाई टू ऑल रिलीजन और कम्युनिटी इन देयर पर्सनल मैटर सच एज मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्टेशन एंड सक्सेशन। अभी ये कुछ भी कह सकते हो, इसका एक लाइन का ही डेफिनेशन बना सकते हो कि यूसीसी क्या है, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन और रीजन, और कुछ भी तरीके से उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे भी खत्म कर दो। अब ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, तो ये बात आपको पता होगी ना, तो आप उधर मेंशन करके डिब्बे में बंद करोगे ना आर्टिकल को, तो वो एग्जामिनर देखेगा तो उसका दिल गदगद कर जाएगा और फिर आपको थोड़ा सा मार्क्स ज़्यादा दे देगा। तो ये सब कुछ हमें सीखना है। तो इंट्रो हमें मिल गया कि एक ऐसा लॉ है जो पूरी कंट्री में, मतलब होल कंट्री में अलाउड होगा, इरेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन कम्युनिटी, मतलब जिसका रिलीजन और कम्युनिटी से कोई फर्क नहीं, सबके लिए एक ही होगा। ओके, तो ये इसकी डेफिनेशन कहती है। तो भाई अभी कोई एग्जाम्पल है, हाँ भाई फॉर्डर पॉइंट मिल गया हमें कि गोवा केवल एक ऐसा, गोवा इज द ओनली प्लेस इन वेयर जहाँ पे UCC है। केवल पूरी इंडिया का एक ऐसा स्टेट है वो गोवा, जहाँ पे UCC ऑलरेडी है। तो अभी वो कल क्वेश्चन पूछेगा PT में, तो फिर वो दे देगा गोवा जहाँ UCC है, तो फिर आपका दिमाग घूम जाएगा, कहेगा कि नहीं साला, अपन तो पढ़ा था कि UCC हमें लेके आना है, सारी जगह लेके आना है, पर ये गोवा में कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी तो लॉ नहीं आ पाया है। तो फिर वो आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे, ऑप्शन को सॉरी, और फिर ऑप्शन के साथ क्वेश्चन को भी रॉन्ग कर दोगे। तो ध्यान रखना है गोवा में है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ अलग से आपको बताया था। तो हमने अब तक इसका क्या देखा, UCC का डेफिनेशन देख रखा है कि एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा कानून है जो पूरी इंडिया पे लागू होता है, बिना किसी मतलब रिलीजन, धर्म और जाति को आधार बनाए। तो सिंपल में हिंदी में भी होगी। अभी इसके दो बात करना है, आर्गुमेंट फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है, मतलब प्रो क्या है और जो आपके कॉन्स क्या है। यही दो बातें याद रखनी, क्योंकि इसमें और कुछ क्वेश्चन बन नहीं रहा ना। तो आप ध्यान रखो कि अभी प्रो में इसके क्या क्या है, तो ये इन्होंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं, लेकिन हम ना खुद सोच के लिखेंगे, इनके हिसाब से नहीं। अब सोचो ये फेवर क्यों कर सकता है, तो भाई फेवर कर सकता है यूनिटी के लिए। यूनिटी के लिए कैसे, क्योंकि पूरी इंडिया में मान के चलो, ऐसे ये अपना इंडिया है, ठीक है ना, अभी पूरे इंडिया में चाहे इधर से हर जगह, हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी एक ही रूल फॉलो करेगा, तो इससे यूनिटी आएगी ना। अभी इधर वाले अलग अपना रूल फॉलो करते हैं, इनका दो भाषा है, ठीक है ना, वहाँ पे भी इनका इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये इधर वाले लोगों का अलग है, इधर वाले लोगों का अलग है, इधर वाले लोगों का अलग है, बीच वाले का अलग है। तो फिर क्या है ना, थोड़ा यूनिटी की मतलब जो खुशबू है वो आ नहीं पाती है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी लगती है। तो ये सब हम लोग एक ही मतलब रूल फॉलो करेंगे ना, तो अपन क्या यूनिटी आएगा। तो पहला फेवर मिल गया अपन को कि हाँ, ये UCC के इम्प्लीमेंट होने से ना इंडिया में यूनिटी तो आएगी, काफ़ी मज़ा आने वाला है। वो लॉ कमीशन ने बोला है कि हाँ भाई ये UCC को लेके आओ, काफ़ी अच्छा मतलब पहल है, इससे काफ़ी अच्छी चीज़ें जाएंगी। तो हमें बताना है कि लॉ कमीशन ने बोल रखा है कि हाँ UCC को लेके आओ। तो अब इतना बड़ा आदमी लॉ कमीशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना, तो आपको लिखना है, बोलेगी भी तब भी लिखना है, ठीक है ना। तो भाई हमको नंबर चाहिए,
तो अपन कुछ भी लिखेगा, कोई भी गवर्नमेंट का आदमी बोल दे कुछ भी, वो हम लिख देगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है ना। वुमेन का स्टेटस इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपने देखा होगा ना, एक एग्जाम्पल मेरे को याद आ रहा है, जो पारसी लोग होते हैं ना, इसमें नहीं दिया हुआ है लेकिन मैंने कहीं और पढ़ा था, पारसी लोग होते हैं ना, उन लोगों की जो वाइफ होती हैं वो डाइवोर्स नहीं ले सकती। जो पारसी लोग होते हैं उनकी वाइफ डाइवोर्स नहीं ले सकती, इवन उनका हस्बैंड चीट कर रहा हो उनको, ठीक है ना, मतलब हस्बैंड किसी और के साथ में जा रहा हो, तब भी वो बेचारी अपनी तरफ से डाइवोर्स नहीं ले सकती। इट इज वेरी बैड। तो ये वुमेन का स्टेटस बहुत कभी किसी कम्युनिटी में बहुत कमजोर कर रखा है, तो फिर ये दिक्कत है। ये मैंने कहीं पढ़ा था शायद 1-2 साल पहले, तो मेरे को याद आ गया। तो ये एग्जाम्पल यहाँ कोटेड करना है आपको, वुमेन का स्टेटस इंक्रीज कैसे होगा। जब यूसीसी आ जाएगा तो वो फौरन ले जाके ना डाइवोर्स ले लेगी, फिर वो ये नहीं देखेगी तुम कितने बड़े परमात्मा और फिर हस्बैंड हो। ओके ना, तो ये वाली बात ध्यान रखें। हाँ, हमेशा ना जब भी कोई आर्गूमेंट लिखो ना, उसके सामने एग्जाम्पल जरूर लिखना है, तभी मैं बार बार बता रहा हूँ। इक्वल राइट फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स। हाँ भाई, गर्ल्स और वुमेन्स को भी बराबर राइट मिल जाएंगे इससे, क्योंकि हमने देखा है ना, गर्ल्स के लिए तो हम लोग बहुत तत्पर, मतलब कुछ भी कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, कुछ भी नए रूल्स आ जाते हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस आ जाते हैं, लेकिन वुमेन्स के लिए नहीं आते। अभी देखो वुमेन्स के लिए कैसे नहीं आते, एग्जाम्पल यहाँ पे है ना अपने पास, मैरिटल रेप। मैरिटल रेप, अभी ये वुमेन है ना, मतलब जिसका शादी हो रखा है, अभी ये गर्ल है, गर्ल के साथ रेप होता है तो हम फौरन जाके मतलब एक्शन लेते हैं, लेकिन एक वुमेन के साथ हो रहा है, जो महिला शादीशुदा है उसके साथ हो रहा है, तो उस बात पे नहीं ले पा रहे हैं। तो मैरिटल रेप में तो इन दोनों की इक्वलिटी कहाँ लग रही है हमें? नहीं लग रही ना भाई। इसके लिए तुरंत है, इसके लिए नहीं है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, इसके लिए लॉ है, तो भाई ये इक्वलिटी मिलेगी अपन को। तो ये ऐसी बातें एग्जाम्पल के साथ लिखनी है। इंटर रिलीजन मैरिज, हाँ एक ये बहुत बड़ी मुद्दा है, जो शायद लास्ट टाइम मैंने एडिटोरियल पढ़ा था, एक्सप्लेन उसमें था कि जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है, अभी हिंदू है और एक मुस्लिम है, अभी ये दोनों कपल आपस में शादी करना चाहते हैं। हाँ, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन लड़का है कौन लड़की है तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी हो तो, कि अब मैं बताऊंगा ही नहीं कि कौन सा हिंदू है कौन सा मुस्लिम है। बस इतना ध्यान रखना है कि ये दो कपल हैं, हिंदू और एक मुस्लिम। अब इन दोनों लोग को ये दोनों मतलब कीड़ा प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो इन दोनों को ब्याह बनाना है, मतलब शादी करने का है। तो ये दोनों को शादी करने का है, तो उसके लिए क्या है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड समस्याएं हैं। तो इंटर रिलीजन मैरिज होने में बहुत दिक्कत होता है कि वो 6 महीने के लिए आपके घर वालों को बताना है कि नहीं बताना है, ऐसा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लॉ है, फिर उनके चक्कर में शादी नहीं हो पाती है, तो फिर उनकी ऑनर किलिंग कर दी जाती है। तो ये गलत है। तो भाई ये गलत है, तो ध्यान रखना है क्या है कि इसके लिए भी हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे। कोई भी एक ऐसा कोई न कोई खबर मिल ही जाएगा आपको जहाँ पे इंटर रिलीजन मैरिज होने में तकलीफ रही होगी और वो न्यूज़ में आया हो, उसको तुरंत लिख देना। लीगल पेंडेंसी, अभी लीगल पेंडेंसी कैसी है कि भाई अभी क्या है ना, अभी अलग अलग जात के अलग अलग रूल बने हुए हैं, हर एक कम्युनिटी का अलग जात का कोई नियम है, फिर वो अपने अपने हिसाब से ना बहुत सारी समस्याएं लेके घूमते रहते हैं। तो इसके चक्कर में क्या है कि लीगल पेंडेंसी भी बहुत बढ़ जा रही है। तो ये फेवर था। फेवर में मैंने 6 पॉइंट बताए, ऑनेस्टी ना 3 से 4 ही पॉइंट हमें याद रहते हैं, तो हमेशा वो चूज कर लो जो याद कर सकते हो। जैसे यूनिटी हो जाएगी, वुमेन का स्टेटस बढ़ जाएगा, क्योंकि वुमेन में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अलग अलग कम्युनिटी में, वो आप देख लिए थे ना, मैंने एग्जाम्पल दिया था। ये 5-6 चीज़ें याद करके रखो। अभी अगेंस्ट में जाना हो तो अगेंस्ट में क्या क्या कर सकते हैं? अगेंस्ट सेकुलरिज्म, हाँ भाई, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम लोग सेकुलर कंट्री हैं, तो अपन आर्टिकल 25 के थ्रू ना, हमारे पास फेथ है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, तो हम जो रिलीजन को फॉलो करेंगे उसी के ट्रेडिशन के हिसाब से हम शादी करेंगे ना। अभी भाई सपोज दैट कोई पर्सन है, ये अपना भाई है कलुआ, ये है, इसको ब्याह करने का है, ठीक है ना। अभी ये हिंदू है, ठीक है, अभी इसको हिंदू है तो इसको हिंदू के हिसाब से ही ब्याह करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये इस सोसाइटी में रहता होगा, या तो फिर ये कोई बड़ा महान आदमी बन जाए तो फिर कुछ भी कर लेना, तो लोग इसको नोटिस नहीं करेंगे, क्योंकि सोसाइटी से एक्सक्लूड हो जाता है। लेकिन यदि हम मेन स्ट्रीम मिडिल क्लास के हिसाब से देखें ना, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में रहेगा ना, तो इसे हिंदू धर्म से ही जो ट्रेडिशन होंगे उससे इसे शादी करना पड़ेगा। अब उससे शादी करेगा तो फिर ये भाई दिक्कत फंस जाएगा ना, तो फिर वहाँ पे मज़ा नहीं आएगा। सेकुलरिज्म से उसको चीज़ें मतलब यहाँ पे वर्ड हो जाएंगी,
तो फिर इसलिए अगेंस्ट जा रहा है सेकुलरिज्म के। राइट अपना 14-19 को क्या कहते हैं वायलेट कर रहा है, क्योंकि सबको इक्वलिटी है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, 19 राइट्स हैं अपने पास। पोलराइजेशन कर रहा है। पोलराइजेशन कैसे कर रहा है कि अभी फिर लोगों को मज़ा नहीं आएगा ना, क्योंकि लोग कहेंगे कि अभी जैसे मान के चलो ट्रिपल तलाक था, ठीक है ना, तो अभी जो मुस्लिम लोग रहे होंगे ना उनको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन है उस पर एक ठेस पहुंचा है ना। वो लोग अपना जैसे भी करते हैं, उनके जो रूल्स हैं जो भी हैं वो अपने हिसाब से ही करना चाहते हैं। इवन चाहे वो रूल्स सही हो ना हो, सपोज दैट हिंदू धर्म में सती सती सिस्टम था ना, वो आप सबको पता है, आप सब लोग एजुकेटेड पर्सन हो या आईएएस बनने आए तो जानते हैं ये रॉन्ग था। लेकिन इनिशियली जब इसको रोकने के लिए राजा मोहन रॉय इतना स्ट्रगल किए थे, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। दिक्कतें हैं, वैसे ही सेम टू सेम ट्रिपल तलाक है, तो अभी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अभी हम लोग को तो दिक्कत ही लिखनी है ना, इसमें तो पोलराइजेशन हो जाएगा, लोगों को मजा नहीं आएगा, फिर लोग कहेंगे कि हमारे धर्म में छेड़छाड़ कर रहे हो। फेडरल स्ट्रक्चर के साथ थोड़ी इशू आ रही है, क्योंकि वो मतलब फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाएगा ना तो स्टेट का मुद्दा बन रहा है ये शादी, तो फिर हम वहाँ पे सेंटर क्यों ये छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें थी, तो हमने देखा कि फेवर में क्या था और अगेंस्ट में क्या था। तो एक बार रिवाइज करते हैं यूसीसी को और आगे बढ़ते हैं। तो यूसीसी का डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कोई ऐसा वन लॉ फॉर द इंटायर कंट्री या फिर वन लॉ फॉर द होल कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। बस यही तो है, आर्टिकल लिख दो। तो इन्होंने थोड़ा बड़ा करके लिख दिया कि वन लॉ फॉर इंटायर कंट्री विच वुड अप्लाई टू और रिलीजन कम्युनिटी। तो मेरे पास इतना जगह नहीं है, तो मैं एक लाइन में ही खत्म कर दूंगा इंट्रो, या 2 लाइन में मैक्सिमम जाके जा सकता है। तो लिख सकते हो हिंदी में, जैसे कि हिंदी में तो कोई लिखेगा तो लिख देना एक नियम जो पूरे देश पर लागू होता है और बिना किसी धर्म के बेस पे। ओके, तो इसके फेवर हमने देखा, यूनिटी लॉ कमीशन ने कहा है वुमेन का स्टेटस बढ़ जाएगा, इक्वल राइट्स होंगे गर्ल्स और वुमेन्स के लिए, इंटर रिलीजन मैरिज हो जाएंगी, लीगल पेंडेंसी कम हो जाएंगी। अभी सेकुलरिज्म के अगेंस्ट है, आर्टिकल को कुछ वायलेट कर रहा है, पॉलिटिशियन बढ़ा देगा, फेडरल स्ट्रक्चर छेड़ रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो अब आगे देखते हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट वैसे भी इसके बारे में बोला है, तो आप एक और ये मैंने लिखा था, यहाँ से भी शुरू कर सकते हो करंट में। सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो टॉक अबाउट इट कि कुछ करने का है, सरकार से बोला है, तो वो न्यूज में चल रहा हो तो वहाँ से भी इंट्रो बना सकते हो। और अपना आर्टिकल 44 तो है, तो उधर से भी कुछ इंट्रो बना सकते हो। उन्होंने दिया नहीं है, बाकी चीज़ें ही जो मैंने ये सब बातें बताई ये शायद इसमें मैगजीन में नहीं दी है, लेकिन मैं इतनी बार इस क्वेश्चन को लिख चुका हूँ, इवन 6 बार टेस्ट सीरीज में लिख चुका हूँ अपने 2 से 3 साल 3 साल के करियर में। तो फिर मेरे को ये याद ही हो गया है, तो इसे लिखने में मेरे को कभी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते हैं, क्योंकि इतनी बार मतलब ये रिपीटेड हो गया। तो इन्होंने क्या बता रखा है एक बार देख लेते हैं। आर्गूमेंट इन फेवर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, वो हाँ 44 आर्टिकल है। प्रमोट सेकुलरिज्म, अच्छी बात है। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन हमने बात कर ली है कि सब लोग मिल जाएंगे तो मजा आएगा। जेंडर जस्टिस, जो हमने बोला था डिस्क्रिमिनेट कर रहा है वुमेन्स को। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, हाँ लॉ सिंपल हो जाएगा, क्योंकि हर एक कम्युनिटी का अलग जात का लॉ है, फिर वो अलग उन्हें इंटरप्रेट करने में काफ़ी तकलीफ होता है, तो फिर इधर एक ही होगा तो इजीली हो जाएगा, डिपेंडेंसी भी कम होगी। अडॉप्टिंग टू मॉडर्न टाइम्स, अभी अलग अलग जाति के देश हैं, उन्होंने सब ने से अडॉप्ट कर रखा है, तो अपन को भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी काफ़ी मॉडर्न हो रहे हैं। अभी तो G20 की समिट हमने होस्ट की है, मतलब प्रेसिडेंट थे हम, तो थोड़ा सा अपन का दबदबा है। और अंडरवर्ल्ड में अभी न्यूज़ चैनल वाले भी काफ़ी अच्छे से कह रहे हैं कि पाकिस्तान डर रहा है हमसे, बेडन जो आए। ओके, तो कुछ इन्होंने जो बताए हैं कि यूसीसी से रिलेटेड कुछ जुडिशियल जो अपने केस थे उनको देख लो। तो इसमें मेरे को कुछ खास केस कोई लगा नहीं जैसे याद कर सकूँ, तो मेरे को एक केस लगा था, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 2017 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रैक्टिस ऑफ तलाक ए बिद्दत और इंस्टेंसेस ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अभी ये है, इसको हम क्यों रख रहे हैं अभी, ये इसलिए आप यहाँ पे लिख सकते हो इसे, इसके क्या कहते हैं फेवर में, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मतलब ये है कि हमारे जो ट्रेडिशनल लॉ हैं, जो हमारे कम्युनिटी के मतलब रिलीजन के हिसाब से बनाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो इन्हें हट जाएंगे ना जब यूसीसी आ जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यूसीसी को लेके आओ इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, इस वाले केस में कह रहा है, बस डायरेक्टली भी बोला है वो। तो समझ गए ना, तो इसे फेवर में यूज कर सकते हो आप कि हाँ सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो कुछ चीज़ें हैं जिनमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, तो इसकी वजह से इनको अच्छे से रखना चाहिए।
हटा दो। इन्होंने प्री इंडिपेंडेंस क्या सीन था, पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या सीन है, तो मेरे को कुछ खास काम का माल लगा नहीं इसमें, तो वो आप देख लो, क्योंकि जो माल लगा मैं पहले निकाल लिया था। अभी आर्गुमेंट अगेंस्ट यूसीसी क्या है? अगेंस्ट डाइवर्सिटी, हाँ भाई, वो डाइवर्सिटी के अगेंस्ट से हम बातचीत कर चुके हैं कि लोगों को मज़ा नहीं आएगा। हम लोग बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हम सेकुलर कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी डाइवर्सिटी है। इसलिए हमारे यहाँ जैन रहते हैं, सिख रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, पारसी रहते हैं, और भी अदर ईटीसी, ठीक है ना, बुद्धिस्ट रहते हैं। तो ये सब धर्म वाले लोग रहते हैं ना, तो इन सब धर्म के अलग अलग ट्रेडिशनल लॉज हैं, ठीक है ना, अलग अलग ट्रेडिशनल लॉज हैं। आपने देखा होगा सिख लोग गुरुद्वारे में शादी करते हैं, मुस्लिम लोग क्या कहते हैं मॉस्क्यू में, और फिर क्या कहते हैं हिंदू धर्म मंदिर में करते हैं। ऐसे ही अलग अलग लोग हैं जहाँ पूजा करते हैं वहाँ पे शादी होती है मुस्लिम टाइम पे। अभी एक्सेप्शन भी है ना, अभी हम सब लोग मतलब जाके बीच पे भी शादी कर रहे हैं, डेस्टिनेशन मैरिज बोलते हैं ना, ऐसे जाके भी शादी कर रहे हैं। तो वो अलग चीज़ है, लेकिन हम लोग केवल ट्रेडिशनल बातें कर रहे हैं, तो उसको उसी हिसाब से लें, दिल या गोदे पे ना ले लें। तो लैक ऑफ कंसेंसस, ठीक है ना, फेडरल स्ट्रक्चर, मैंने और भी बातें आपको बता दी थी। अभी ये समस्या है, तो समस्या के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वे फॉरवर्ड। ध्यान रखना है आपको, जिधर भी कभी भी किसी भी चैलेंजेस, मतलब कोई भी प्रॉब्लम पूछी जाती है ना क्वेश्चन में कभी भी कोई प्रॉब्लम डिस्कस की गई हो, तो जरूर वे फॉरवर्ड लिखना होता है। मेरे को बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि सर कंक्लूजन कहाँ लिखें और वे फॉरवर्ड कहाँ लिखें। तो पहले तो 2 साल तक मेरे को भी ये पता नहीं था, मैंने सब टीचरों से पूछा, सब ने कहा ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। फिर मैंने अपने हिसाब से जब एक्सपीरियंस हुआ तो मैंने सीखा। कंक्लूजन आप लिख सकते हो किसी भी टॉपिक पे जहाँ समस्या नहीं है, तब भी आप कोई भी आर्गूमेंट तो कंक्लूड कर सकते हो। लेकिन जहाँ पे भी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस की जा रही हो, यदि कोई भी किसी भी जात की प्रॉब्लम है, दिक्कत है, समस्या है, तो उसको आप कंक्लूड नहीं कर सकते प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम कंक्लूड नहीं होती है मेरे भाई, प्रॉब्लम का होता है सुधार। तो सुधार के लिए हमें देने पड़ेंगे वे फॉरवर्ड। बाकी सारे मुद्दे कंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, ऐसे सोचो, ये अपना कालू है और ये इसकी बाबू है, ठीक है ना, भूरी। अभी इसकी समस्या ये है कि इसने इसको मान के चलो कुछ भी ऐसा मान के चलो इसने इसको गाली दे दिया, कुत्ता कह दिया, ठीक है ना, मतलब ऑफेंड मत हो जाना, ठीक है ना, तो इसने इसको कुत्ता कह दिया। अब ये समस्या बन गई। अब इस समस्या का हमें सॉल्यूशन चाहिए होगा ना, कि हम इसे कंक्लूड कर देंगे कि ठीक है गाली दे दी, तो ये कहा जा सकता है कि हम बैलेंस कंक्लूड कर देते हैं, तुम इनको गाली दे दो तो दोनों का बैलेंस बराबर हो गया, और ये एकदम हेंस प्रूफ हो गई। भाई कैसे? ये नहीं हो सकता ना भाई, कैसे कंक्लूड कर दोगे समस्या का? अभी इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कि भाई सॉरी बोल, ठीक है ना, तो ये सॉल्यूशन है, लेकिन कंक्लूड नहीं कर सकते। ये आप कहोगे हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव लेके कंक्लूड कर देते हैं कि तुम भी थप्पड़ मार दो तो पॉजिटिव हो गया दोनों, मस्त, अब कंक्लूड हो गया। तो जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे वे फॉरवर्ड आता है, ध्यान रखना। और मैंने बता रखा है आपको, जहाँ पे भी चैलेंजेस होते हैं वही क्या बनते हैं? वे फॉरवर्ड, सॉल्यूशन, म्यूजर्स, ये सब एक ही कीवर्ड्स हैं। जहाँ पे भी चैलेंजेस होंगे ना, तो इन्हीं चैलेंजेस से हम ये सब कुछ बना सकते हैं। वे फॉरवर्ड भी बना सकते हैं, सॉल्यूशन भी बना सकते हैं, मेजर्स भी बना सकते हैं। कैसे? तो मैं जो आप लोगों को हमेशा एक क्या कहते हैं टेम्पलेट देता हूँ, मैं हमेशा सारी चीज़ की टेम्पलेट दे रखा हूँ, तो वो टेम्पलेट देता हूँ, उस टेम्पलेट को जाके पढ़ो। जो लोग नए हैं ना, आप लोग टेंशन मत लो, मैं इसमें लास्ट में टेम्पलेट वो डाल दूंगा जो क्या कहते हैं चैलेंजेस और सॉल्यूशन वाला है। बाकी आप जाके जब पीवाईक्यू वाला देखोगे ना वीडियो, तो उधर सब कुछ मिल जाएगा। आईआर वाले में भी मैंने वो टेम्पलेट को डिस्कस कर रखा है। ओके, तो आप आईआर का वीडियो देख सकते हो, पीवाईक्यू वाला, यहाँ पे थीम्स पीवाईक्यू की बातचीत की गई है। अभी कंसेंसस, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, इरेडिकेट डिस्क्रिमिनेशन, अडॉप्टिंग पीस मील अप्रोच, कोडिफिकेशन ऑफ ऑल पर्सनल लॉ। अभी ये कह रहे हैं कि अवेयरनेस फैलाओ। अभी देखो बे फॉरवर्ड ना, जो आप लोगों का हम लोग का जो अपन का वो है ना टेम्पलेट, उधर से ही बनाए जा सकते हैं। हाँ भाई, अवेयरनेस फैला दो, काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। अभी जो है जो भी कोडिफिकेशन है अलग अलग लॉ को, उनको कोडिफाई कर दो एक में ही, थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं उनको हटा के। इरेडिकेट कर दो डिस्क्रिमिनेशन, जो मैंने बताया था कि पारसी वालों की वुमेन्स के साथ में और हिंदू वाली मतलब डाइवर्स ले सकती हैं, वो नहीं ले सकती हैं, तो वो डिस्क्रिमिनेशन को हटा दो। तो चैलेंज ही क्या बन रहे हैं? सॉल्यूशन बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब हो गया। तो एक बार हमने देखा यूसीसी
उसका इंट्रो इंट्रो क्या होगा भाई, कि एक ऐसा लॉ, वन लॉ विच कैन, ऐसे लिख सकते हो, वन लॉ विच कैन इम्प्लीमेंट द होल कंट्री इरेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन्स। तो आप आसानी से लिख सकते हो। अभी इसके फेवर वाले पॉइंट 5, और आपके 4 पॉइंट अगेंस्ट के, और 3 पॉइंट ये फॉरवर्ड के। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया भाई। लिख लेना जाके, अभी टेस्ट में पूछ लिया जाएगा आप लिखोगे तो। जुडिशियल पेंडेंसी, सेकंड आर्टिकल है अपना, जुडिशियल पेंडेंसी। अभी ये क्या दिक्कत है जुडिशियल पेंडेंसी की, तो आपने ना, मैं शायद मेरे को याद है अच्छे से कि लगभग मैं जब से अखबार पढ़ना शुरू किया हूँ 2015-16 से, ग्रेजुएशन के टाइम पे, तो उसी टाइम से मैं देख रहा हूँ कि ये जुडिशियल पेंडेंसी हमेशा एक नई खबर बन के रखा है। मतलब 6-7 साल से, मैं 7-8 ईयर से तो मैं अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। उससे पहले तो कैसे पढ़ते हैं वो सब जानते हैं, केवल वही कि ट्रैक्टर ने ट्रॉली को टक्कर मार दिया, या फिर कोई किसी के साथ में कोई अफेयर, लव अफेयर वाली न्यूज है वो पढ़ते थे, ऐसी न्यूज नहीं पढ़ते थे। तो मतलब थोड़ा सेंस बना तब से मैं देख रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी दिनों से, सॉरी, ये आर्टिकल घूम रहा है। लेकिन अब इसे हम एक बार प्रिपेयर करेंगे और आगे भूल जाएंगे, जैसे हमने यूसीसी किया है। तो जुडिशियल पेंडेंसी, पहले तो बात ये आती है कि ये क्या है, व्हाट इज इट, फिर ये क्यों है, काय को है, ये कारण क्या है, फिर इनके सॉल्यूशन क्या है, इनको हटा कैसे सकते हैं। तो जब ये मान लो जुडिशियल पेंडेंसी एक समस्या है ना, ऐसा कोई और चीज़ थोड़ी नहीं है। अब समस्या है तो उसके कारण होंगे, समस्या क्यों है, अब कारण है, मतलब कारण है समस्या के, तो उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन देंगे। या फिर हम सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, वे फॉरवर्ड बोलते हैं, या हम लोग उसे मीजर्स बोलते हैं, कुछ भी, तो वो दे देंगे। अभी हम एक एक करके समझेंगे कि जुडिशियल पेंडेंसी क्या है। तो ऐसे समझो, ये हो आप, मान के चलो, और आप हो जज, चलो मैं आपके बाल बड़े बड़े कर देता हूँ, जज लोगोगे, ये हो आप जज, ठीक है ना, अकेले, इधर ना 1 लाख और 2 लाख कर लेते हैं, 2 लाख पॉपुलेशन है, ओके। तो आप अकेले 2 लाख के सारे क्राइम देख रहे हो ना, तो कहीं तक सही भी है। यहाँ तक मेरे को लगता है कि एक आदमी 2 लाख आदमी के, मतलब जो 2 लाख लोगों के एक जज, यदि किसी भी टाइप से, मतलब चलो किसी भी टाइप की, चाहे क्रिमिनल हो या सिविल हो, कैसे भी डिस्प्यूट देख रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी हो जाएंगी ना, क्योंकि ये 2 लाख में ऐसे हरामी रहे होंगे 10,000 जो रोज लड़ेंगे, और कोई न कोई केस बना ही देंगे। तो ये तुम्हें लगता है कि 10,000 केस सॉल्व करने में ये पर्सन कितना वक्त लगा देगा, मुझे लगता है ऐसे कम से कम 10 साल, ठीक है ना। अब ये तब तक तो 2 लाख के आदमी हो जाएंगे 2 मिलियन 10 साल में, तो फिर भाई वो दिक्कत फंस जाएगा। तो सबसे पहली समस्या हमें समझ में जो आ रही है ना, वो यही है कि वो जजेस की संख्या है ना, वो काफ़ी कम है अभी। ये एक पर्सन है। एक और समस्या सुन लो, उसके बाद खत्म कर लेना, वही आप ही हो। आपके बाल ऊपर कर देते हैं इस पर, आपने जेल लगा लिया था, अब आप जज हो। पहली दिक्कत तो ये थी कि जज कम है। सेकंड दिक्कत ऐसा हो सकता है ना कि आपने डिजिटल ही नहीं किया कोई सिस्टम, अब हर चीज़ पढ़ के टाइप करके हो रही है, तो उससे भी टाइम लगता होगा ना। सेकंड चीज़, अभी उधर इतना मस्त इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, पता चले वही टूटी फूटी कुर्सी पर जज साहब बैठे हैं, तो उनके भी कमर में दर्द होने लग जाती होगी। फिर वो बार बार उठ के थोड़ा टहलते होंगे कि हाँ भाई, गद्दा गद्दा नहीं लगाया उन्होंने, काठ की लकड़ी पे बिठा रहे हैं, चेयर पे, सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो वो इंफ्रा की दिक्कत है, डिजिटल इन्होंने कुछ किया नहीं है। थर्ड है कि अब ये सब काम करने के लिए अपन को पैसा मांगता है, तो फंड नहीं है, समझ गए ना। इंफ्रा के नाम पे तो भाई इतनी दिक्कत है, कुछ अभी आर्टिकल था थोड़े दिन पहले कि कहीं कहीं ऐसे भी हैं कोर्ट्स, जो मतलब सेशन कोर्ट रहते हैं, कि वहाँ पे भाई टॉयलेट्स नहीं है लेडीज के लिए, जो लेडी आती है ना उनके लिए टॉयलेट्स भी नहीं है। तो ये काफ़ी कंडीशन खराब है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। पहला, ये खुद की इसकी दिक्कत थी अपने भाई कालू की, फिर वो इसे डिजिटल कुछ दिया नहीं, आईपैड मैकबुक कुछ दिया नहीं गया, और वहाँ पे काम सिर्फ अभी टाइपिंग में चल रहा है, वेबसाइट्स के हिसाब से कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, ठीक है, इंफ्रा की दिक्कत आ रही है, और इन सब के लिए फंड की दिक्कत आ रही है। तो ये हम सारी समस्याएं सुन लिए, और मैं अभी सिखाया हूँ आपको कि समस्याओं से ही सॉल्यूशन बनते हैं। तो अभी क्या सॉल्यूशन बना सकते हो कि हाँ भाई, बजट में थोड़ी फंडिंग बढ़ा दो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा दो, डिजिटलाइजेशन बढ़ा दो। अभी थोड़े दिन पहले ही जो हमारे सीजीआई है ना, उन्होंने कहा था कि स्टाम्प वगैरह सब डिजिटली बेचो, और इवन बहुत सारी चीज़ें डिजिटली करो, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की और मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उन्होंने कहा है, तो वो इतने बड़े आदमी हैं, अच्छा ही कहे होंगे ना, क्यों, हमें नंबर चाहिए तो उनका नाम लिख दो।
सिंपल हो गया। यही तो मतलब हमें ना ऐसा स्टोरी के हिसाब से याद करना है भाई मेरे। और तुम एक एक फैक्ट याद करके नहीं चल सकते। ऐसे इनिशियली लगता है अपन को कि हम ना जैसे ट्वेल्थ में याद करते थे कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये कोई भी क्वेश्चन दिया होता था फिर उसकी पूरी थ्योरी याद करके बैठे हुए हैं। भाई वो सिलेबस कम था ना, और टाइम बहुत था। हम लोग ना मान के चलो 11 12 में पूरा फिजिक्स पढ़ते हैं धीरे धीरे से। उतना फिजिक्स तो हमें एक महीने में खत्म करना होता है इधर। तो स्टोरी के टाइप से याद रखो कि आपने वो कालू को याद रखना, ठीक है ना। अब वो कालू की दिक्कत, क्योंकि वो कालू अकेला फंस गया है, ऐसे 2000 लोगों में, वो एक हाइपोथेटिकल नंबर है, ध्यान रखना। फिर अब उसको डिजिटलाइजेशन भी नहीं किया गया है, तो उसके पास ना ही अच्छी सी मैकबुक है, ना ही आईपैड दिया गया है उसको जिसमें वो कुछ काम कर सके, ना ही अदर स्टाफ को कुछ सिखाया गया है, ठीक है ना। ना वहाँ इंफ्रा है, उसके दर्द होने लग जाता है कमर में। सीट को मज़ेदार नहीं है, जो चक्का वाला, ठीक है, वो घूमने वाला पहिया वाला होता है ना, वो भी नहीं है। और फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, वहाँ पे फंड भी नहीं है। तो ये सब समस्या है और उन्हीं के सॉल्यूशन है। आओ देखते हैं इंट्रो में क्या लिख सकते हैं, थोड़ा इसमें लिखा है इन्होंने, इतना मेहनत किया तो इसको देख लेते हैं। इन्होंने बताया है कि लगभग 5 करोड़ केसेस वर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट। मिल गया अपन को माल। तो इसको लिख लो फेडर पॉइंट या इंट्रो के लिए। हमें इतना ही तो चाहिए था माल, इससे तो अपन इंट्रो पूरा बना देगा। आराम से वो तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, अब बोल सकते हो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ठीक है ना, अराउंड 5 करोड़ केसेस वर पेंडिंग इन वेरियस कोर्ट। या फिर सीधा सिंपल से यहाँ से शुरू कर दो, वो तो सेंटेंस है, आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप कहीं से शुरू कर सकते हैं। हिंदी में भी शुरू कर सकते हो कि मिनिस्ट्री मतलब जो अपना मंत्रालय है लॉ एंड जस्टिस, वो बताए कि वो 5 करोड़ पेंडिंग है केस सब कोर्टों में मिला के। तो बस ये अपना इंट्रो हो गया। इसके बाद सीधे समस्या बता दो कि रीजन क्या है, पेंडेंसी क्या है। अब ये भी तो हम लोग देखें, लो रेशियो ऑफ जज टू पॉपुलेशन। अभी हम बताए थे ना एक अपना कालू है और वो 2 लाख आदमी, तो वही तो बोल रहा है ये। लो रेशियो ऑफ जज टू पॉपुलेशन, फ्रिक्वेंट एजॉर्नमेंट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डिले इन इन्वेस्टिगेशन। अभी इंफ्रा है नहीं है तो उसके दर्द होता है तो वो घूमने जाता है। इन्वेस्टिगेशन में भी डिले होता है कि अभी वो, आपने देखी होगी ना तलवार करके मूवी है एक, इरफान खान की। उधर देखा होगा कि वो कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, फिर वो इनके इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में ही केस चलते रहते हैं, ना इनके पास कोई प्रूफ मिलता है ना कुछ कर पाते हैं ये। तो इन्वेस्टिगेशन में भी काफ़ी डिले हो रहा है, तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ठीक है ना। तो ये वाली भी आपको चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्वेंट, अभी हो गया ये डिले हो गया इन्वेस्टिगेशन। बाकी यही सारी समस्याएं 4 5 जो मैंने और बताई थी, वो 4 5 आपको याद रखनी चाहिए। तो ये मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ था। इंट्रो तो वो आप बता दोगे, डेटा दिया हुआ है कि 5 करोड़, ठीक है ना। तो 5 करोड़ लगभग केस पेंडिंग है, ये किसने बताया, लॉ मिनिस्ट्री, ठीक है ना, लॉ मिनिस्ट्री एंड जस्टिस है ना, उसने बताया ये। तो उसके नाम से ही लिखोगे कि 5 करोड़ बाकी है। बॉडी में रीजन ऑफ पेंडेंसी, लैक ऑफ इंफ्रा, वो टॉयलेट कोर्ट रूम ये कुछ नहीं है। लो रेशियो ऑफ जज ऑफ पॉल्यूशन, मैंने बताया था ना कि अभी अपने भाई को याद रख लो, लेकिन फैक्ट याद रखना है तो ध्यान रखना है 21 पर मिलियन है, जबकि 50 पर मिलियन होने चाहिए। ओके, तो उसी से जुगाड़ कर लो कि एक था 2 लाख पे, तो उस हिसाब से सोच लो कि ऐसा ही होगा ना, 21 हो गए। लैक ऑफ फंड्स, वो है नहीं है, कुछ भी फंड है नहीं, केवल हम 8 से 9 मतलब 0.8 to 0.9% ही मिल रहा है, तो ये हम लोग याद नहीं कर सकते। अभी तो याद हो जाएगा लेकिन वो कल भूल जाते हैं। तो सिर्फ इतना ही लिखने का है, लैक ऑफ फंड, दिक्कत है कि हमें फंडिंग चाहिए। डिले इन्वेस्टिगेशन, फिर वो कॉम्प्लिसिटी ऑफ फैक्ट, नेचर ऑफ एविडेंस, वो क्या कि आप देखते हो ना कि मोस्टली टाइम पे ना कि कोई भी ऐसा फैक्ट अच्छे से लेके नहीं आते पुलिस वाले जिसके थ्रू कुछ हो जाए। कह देते हैं सर मैं कल लाऊंगा परसों लाऊंगा, फिर वो धीरे धीरे केस बढ़ता रहता है। नो एफिशिएंट, नो एफिशिएंटली मतलब यूज ऑफ अल्टरनेट्स। अभी जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स हैं ना, मतलब काम करने के लिए उनका एफिशिएंटली यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे एडीआर है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अब उसका अच्छे से यूज नहीं हो रहा है। यूज हो रहा है लेकिन बहुत ही मिनिमम मात्रा में, तो उसका अच्छे से यूज करना चाहिए। तो ये एक दिक्कतें हैं हमारे साथ, तो इन सब पे बात करना चाहिए। इसकी वजह से क्या है, पेंडेंसी बाकी है। अभी वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, सिंपल सिंपल वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। सेटिंग ए टाइम लिमिट। अभी किसी भी कोर्ट के लिए ना, जो मोस्टली छोटे कोर्ट हैं जिन्हें सेशन कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो, उनके लिए ना एक टाइम लिमिट सेट कर दो, जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, कि भाई इतने केसों का इतने दिनों में आप हियरिंग करोगे एनी हाउ। मतलब ऐसा लिमिट दे दो। प्राइवेट जो अपना ऑफिस होते हैं ना उधर जो एक लिमिट रहता है कि इतने दिन में ये करना है,
वैसे ही एक टाइम लिमिट सेट कर दो कि वो एक ही केस मतलब ऐसे घुमाते न रहें, इतने दिन तक आपको ख़त्म करना हर हाल में। फुलफिल वैकेंसीज, क्योंकि हमने एक चैलेंज देखा था ना, अपना कालू अकेला था, वहाँ पे 4-5 लोगों को कालू के गांव के यार दोस्तों को लेके आके वैकेंसी भरवाओ। तो क्या करो, फुलफिल द वैकेंसी ऑफ जजेस एंड स्टाफ, प्रमोटिंग एडीआर। जो चैलेंज थे वही वे फॉर्ड बनते हैं। मैं आपको बार बार फिर बोल रहा हूँ कि ये ट्रिक सीख लो। चैलेंजेस ही क्या है, वे फॉरवर्ड हैं। गंगाधर ही क्या है, शक्तिमान है। यही गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान गंगाधर है, गंगाधर शक्तिमान है, शक्तिमान शक्तिमान गंगाधर है। बस आपको सीखना है कि कब ये क्या बनता है। ये गोल घूम जाए तो शक्तिमान है, और चश्मा पहन के आ जाए तो गंगाधर है। आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा शक्तिमान। इन्होंने नहीं देखा है तो वो आप जान लो कि एक ऐसा सुपर हीरो था हमारे टाइम पे। प्रमोटिंग एडीआर, एडीआर को जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसको प्रमोट करो। स्ट्रेंथनिंग इंफ्रा, मैंने बोला ना, बजट बजट बढ़ाओ, फंडिंग बढ़ाओ, और फिर अपने वो कालू भाई को बार बार उठ के चक्का वाला कुर्सी रख दो जिससे कि दिक्कत ना हो। ग्रीवांस रेडिसलिज्म, अभी ये मैं जो बोल देता हूँ ना चक्का वाला या फिर वो कुर्सी रख दो, तो इसका मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ, सब यही काम नहीं है, बहुत सारे इंफ्रा में काम होते हैं। ठीक है ना, तो ये आपने खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा कि पेंडेंसी क्यों है, तो हमने बताया कि पेंडेंसी का डेटा, कुछ उनके कारण, और कुछ ये। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड आर्टिकल खत्म। तो इन्होंने बता रखा है बिफोर अपॉइंटमेंट जज का कर दो, अल्टरनेटिव को स्ट्रेंथिंग इंफ्रा, सेटिंग ए टाइम लिमिट, चैलेंज इन क्रिमिनल जस्टिस इन प्रोसीजर लो, ग्रीवांस रेडसरल। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। थर्ड आता है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फोर्समेंट। आपने ना मोस्टली टाइम अभी न्यूज़ में कुछ सालों से ना बहुत नाम सुना होगा, ईडी। ईडी का छापा हो गया, ईडी की रेड हो गई, ईडी का ये हो गया। ये नहीं सुना है तो चलो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। ये है अजय देवगन, जानते ही होगे आप लोग। ठीक है ना, और ये इसका मूवी रेड। तो ये रेड मूवी में क्या होता है, ये शायद आपको मैं बता नहीं सकता क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अच्छे से मूवी देखे होंगे। ये एक ऑफिसर रहता है, और फिर ये जाके उधर कोई लोकल पॉलिटिशियन के यहाँ पे रेड मारता है। ठीक है ना, अब ये रेड मारने के साथ साथ देखा होगा तुमने उस मूवी में क्या करता है, उधर से जो मतलब पॉलिटिशियन की बीवी होती है उससे गोल्ड वोल्ड सब एक बक्से में भर लेते हैं। ऐसे स्पेशल 26 में देखा होगा, उधर वो नकली होते हैं, तो मैंने इसलिए उनका फोटो नहीं लगाया। मैंने कहा तुम लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए, मतलब मूवीज का। तो वो उधर क्या कहता है कि आपने देखा होगा मोस्टली टाइम पे ना, तो गोल्ड वोल्ड को सबमिट कर लेते हैं। कभी कभी टाइम पे वो अरेस्ट भी कर लेते हैं, यदि कोई आदमी ज़्यादा कूदता है ना तो उसे अरेस्ट भी करवा लेते हैं। शायद आपने देखा होगा स्पेशल 26 में वो क्या कहते हैं, जिम्मी शेरगिल, पुलिस भी लेके जाते हैं वो लोग। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। अब ये ईडी ऐसा ही काम करता है, ईडी सॉरी, अभी ये ईडी ऐसा ही काम करता है ना, इसका अब न्यूज़ में क्या दिक्कत आ गया वो चीज़ हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना है, रेड तो वो ईडी ऐसे करके याद रख लेना, वो अजय देवगन और फिर ईडी। अभी दिक्कत क्या फंसी है उसको समझते हैं, उसके बाद हम ईडी के बारे में थोड़ा पर्सनली जान लेंगे। दिक्कत ये है कि जो अपने सीबीसी है ना, सीबीसी और सीबीआई, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, सीबीआई जानता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये दोनों ही सीबीसी और सीबीआई दोनों ही क्या हैं, ये आपके दिल्ली स्पेशल पुलिस जो है ना, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, इसके अंडर बने हुए हैं। अभी कोई भी चीज़ किसी एक्ट के अंडर कोई भी बॉडी बनती है तो बॉडी किस टाइप की होती है कमेंट में बताओ मेरे को। तो अभी क्या हुआ था कि इसके अंडर बने हुए हैं, तो इसमें इन दोनों का टेनवर जो है ना वो 2 इयर्स है। टेनवर कितना है, 2 इयर्स। लेकिन लास्ट 2021 में क्या हुआ, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने इसमें थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया और कहा कि यदि कुछ होता है, ज़रूरत पड़ता है, तो इनके टेन्योर को पर ईयर एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब एक एक साल करके एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले 2 साल है, चाहो तो एक साल और एक्सटेंड कर लो, एक साल और कर लो, और एक साल और कर लो, मतलब 3 बार कर सकते हैं एक्सटेंड, तो टोटल 5 साल कर सकते हैं। समझ गए ना, तो 2 साल का तो उसका है ही, और एक एक करके 3 साल करके 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। ये 2021 के एक्ट में लिखा हुआ था। अभी हुआ क्या, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही, मतलब अपनी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सीबीसी के चेयरमैन का एक्सटेंड कर दिया। लेकिन एक एनजीओ को मजा नहीं आया इस सब गेम में, तो उसने जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी मतलब जो भी ये थी समस्या वो पेश कर दी, दलील दे दी कि साहब ये खेल पसंद नहीं आ रहा मेरे को, कि 2 साल उसका है तो फिर उसको फेवर कर करके
ये 3 साल काय को बढ़ा दिया? क्या देश में लोग नहीं है जो सीबीसी के चेयरमैन नहीं बन सकते, या क्वालिटी नहीं है, क्या नहीं है? एक ही आदमी है जो उसके काबिल है, बाकी लोग सब नल्ले हैं। तो भाई सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि ये तो बेइज्जती कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अपन सुनेगा इसका और फिर इसका कुछ सवाल देगा। तो फिर उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले जजमेंट दिया लास्ट मंथ कि भाई हाँ, ये जो इसको 3 बार अपॉइंटमेंट किया है तुमने, ये इलीगल है। अभी चलो 2 बार का तो हटाओ, ये लास्ट जो फाइनल उनका नवंबर में खत्म हो रहा है, तो इनसे कहो कि ये रिजाइन करें और पतली गली से निकलें, क्योंकि ये इलीगल है। अभी अपन टाइम इसलिए दे रहा है तुमको क्योंकि दूसरा चूज कर लो, सरकार को बोला। तो अब ये गेम आपको समझ में आ गया। तो गेम समझ में क्या है कि जो सीबीसी और सीबीआई है, उसका जो चेयरमैन रहता है उसका टेन्योर कितना होगा? 2 साल। लेकिन उसे +1 +1 +1 करके 3 साल बढ़ा सकते हैं। सेम ऐसे ही बढ़ाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों कह दिया? ये बात हमें समझनी है, इतनी हम समझ चुके हैं। क्योंकि इसलिए कह दिया, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई स्पेशल कंडीशन आती है, मतलब कोई ऐसी समस्या आती है कि कोई आदमी नहीं होता है, स्पेशल कंडीशन के टाइम पे उसका जो अपना टेन्योर है वो एक्सटेंड किया जाएगा स्पेशल कंडीशन में। लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला भाई कोई स्पेशल कंडीशन ही नहीं है, ये तो बस मौज में थे। उन्होंने कहा कि नहीं रे, क्या है ये अपॉइंट करेंगे, मस्त थोड़ा अभी रोटी वोटी खा के सोते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। अपॉइंटमेंट करने में यार पूरा कमिटी बनाना पड़ता है, फिर कमिटी में लोग आएंगे, बुलाना पड़ता है, फ़ोन करना पड़ता है, काफ़ी कठिन काम है। तो छोड़ो, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं, ऐसा सोचा वो पूरी कमिटी ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इतना चिल नहीं चलेगा, अपॉइंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि स्पेशल बात लिखी गई है उसमें, जो अपना अमेंडमेंट है उसमें, तो स्पेशल जैसा कुछ दिखा नहीं है, इसलिए क्या है, ये भाई अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपने जो किया है वो। तो इसकी चक्कर में ये पूरा न्यूज में था। आई होप आप समझ गए होंगे पूरा माजरा क्या था। तो अपन इधर आगे बढ़ता है। तो आप समझ गए कि उसको एक्सटेंशन जो थर्ड किया गया है और वो अपना क्यों किया गया है। तो हमने बोला कि अभी एक और दिक्कत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था कि वो थर्ड एक्सटेंशन जो अपना है वो इनवैलिड है। वो अभी इनवैलिड क्यों है? तो अभी ऐसे समझ सकते हो तुम एक सरल लैंग्वेज में, क्योंकि फिर वो अभी जो वहाँ पे कमेटी बैठी होगी, जो गवर्नमेंट होगी, फिर वो क्या करेगी, अपना चाचा अपना भतीजा वही सबको ला ला के पेलती रहेगी कि अपना चाचा होगा, अपना भतीजा, अपना जमाई, अपना साड़ू, उन सबको ही सीबीसी में लेके आएगी और फिर वो हमेशा एक्सटेंड करती रहेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि स्पेशल समस्या समझ में आनी चाहिए, तो वो नहीं दिख रही थी, तो इसीलिए इनवैलिड हो गया। अभी हम लोग को ईडी के बारे में थोड़ा जानता है। ईडी क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002। ओके। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, और आपका फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट है, स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी। ठीक है ना? ये 4 एक्ट है ना, ये ईडी के अंडर आते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेमा, मतलब मनी से रिलेटेड। अभी ईडी वाला क्या कहता है, ऐसे ध्यान रखो, कोई इकोनॉमिक रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, पैसा मांगता है ये, मतलब ऐसे नहीं कहेंगे, माफ करिएगा, कि पैसे से रिलेटेड कोई भी दिक्कत रहता है इसको, तो वो दिक्कत को समझाने के लिए, उस दिक्कत को पकड़ने के लिए ये खोपचे में बैठता है, और जैसे ही आदमी निकलता है खोपचे से निकल के उसको दबोच लेता है। समझ गए ना? मतलब रेड हो जाता है, वही तो रेड हो गया ना, कि बैठा रहेगा फिर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये 4 एक्ट हैं, तो मैं इससे बोलूंगा कि आप, ईडी काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, तो ये जरूर बराबर याद रखो कि कौन से 4 एक्ट हैं जिसके अंडर आते हैं। तो ध्यान रखना है, पैसा जिसमें है एक्ट में, पैसे के बारे में बात की है, वो इसके अंडर होगा। मनी लॉन्ड्रिंग, हाँ भाई, पैसे का हेर फेर होता है एक देश से दूसरे देश में विदाउट कुछ टैक्स भरे। फेमा, वो इसमें जो अपनी एनजीओ हैं वो दूर गांव से, मतलब दूसरे देश से इधर को माल मंगवाती हैं कि अपन को पैसा दो, फिर अपन इधर का गरीब लोग को 36 जात की सेवाएं देगा। ये ऐसे ही फ्यूगेटिव है, ऐसे ही ये अपना है कॉफ़ी पोसा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग ये समझ गए ईडी के अंडर क्या आता है, ईडी कहाँ से आया है। तो ध्यान रखना है सीबीसी, सीबीसी एक्ट का वही है ईडी। तो ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट को, और ये दोनों किस एक्ट से बने हैं, तो आपको ध्यान रखना है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ये भी अमेंड किया गया था 2021। टेन्योर कितना है दोनों का? तो ध्यान रखना है 2 साल। अभी ये अबाउट ईडी के बारे में कुछ बताते हैं। ईडी इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेट इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक क्राइम्स, अपन तो अभी पढ़ाई है ना। माल से रिलेटेड कोई भी चीज हो, माल मतलब पैसा, किसी भी जात का माल हो जो पैसे से रिलेटेड होगी,
तो ये जाके कूद के छुपक के खोपचे में बैठ के पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे वहाँ पे और सारा माल ले आएंगे। ठीक है ना। ये डिपार्टमेंट ऑफ द रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये आता किसके अंडर है? तो ध्यान रखना, अभी पैसे पैसे की बात चल रही है, तो सिर्फ पैसा पैसा होगा ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास जाएंगे अपन। ऐसे करके ऐसा थोड़ा मतलब स्टोरी बना के याद रखो। तो मेरे को निमोनिक्स और स्टोरी से चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती हैं, तो मे भी आपको भी हो जाएंगी सही। तो ध्यान रखना, पैसा और फिर मिनिस्ट्री में। अभी ये हेड क्वार्टर किधर होगा? तो न्यू दिल्ली में। अच्छा, सीबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो वो गाजियाबाद में है, ध्यान रखना, वो न्यू दिल्ली में नहीं है। अपॉइंटमेंट ऑफ ईडी, वो ईडी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है? तो मैंने बोला था ना एक कमेटी बनाना पड़ता है, तो वो फिर कहानी याद करो पीछे वाली, तो उनको मजा नहीं आएगा, फोन करना पड़ेगा। तो ये सीबीसी एक्ट के अंडर है, तो 10 वर्स शुड नॉट लेस देन 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से कम नहीं होना चाहिए, बाकी एक्सटेंड कर सकते हो। तो एक इनकी कमेटी बनती है और उस कमेटी ही जाके इसका मतलब जो भी रहेगा एक पर्सन को ईडी का चेयरमैन नियुक्त करेगी। तो कमेटी क्या होगी वो हमारे लिए कुछ काम की नहीं, इन्होंने भी नहीं दिया। अभी पावर ऑफ ईडी, ईडी का पावर क्या है? पावर ऑफ सीज असेट, हाँ वो मैंने देखा अजय देवगन को, वो जाके उधर पूरा जितना भी माल मिलता है सबको सीज कर देता है। सम्मन भी दे सकता है, अभी किसी को बुला सकता है कि हाँ भाई तुम आ जाओ इधर, पे ले जाओगे क्योंकि तुमने ये सब कुछ गलत किया। अरेस्ट भी कर सकता है, हाँ वो बार बार धमकी देता रहता है वो औरत को कि तुम मान जाओ नहीं तो मैं लेडीज पुलिस से कह के तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा। रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी, रिकवरी ऑफ फाइन्स पेनल्टी एंड एरेस ऑफ पेनल्टी। अभी क्या है, जो भी फाइन्स रहते हैं पेनल्टी रहती है उन सबको ये दबोच के लेके आते हैं और फिर इधर आके सरकार के जिम में डालते हैं। इशू विथ ईडी, अभी इसका इशू क्या है? तो अभी हमने कुछ इसकी पावर्स देखी थी, अब हम लोग इशू देखेंगे। अभी सिमल कन्वेंशन रेट, अभी कुछ दिनों से, मतलब मैं नहीं कह रहा, 2014 से 2022 तक ऐसा है कि 0.5% कन्वेंशन रेट है। कन्वेंशन रेट का मतलब क्या होता है समझो? 100 रेडें हुई, ठीक है ना, 100 रेडें की गई इन्होंने अभी अपने ईडी ने ना, हम सब के 100 लोग हैं हम लोग अपने, तो हम सब सबके मतलब घर पे इन्होंने आके छापा मारा। तो पता है आपको, एक आदमी मिल जाता ना तो 1% बन जाता, एक आदमी भी नहीं मिला। तो इसको थोड़ा और सरल करने के लिए हम समझाते हैं, 200 अपन लोग हैं ना, अपन 200 लोगों के घर पे रेड पड़ा और उसमें से केवल एक आदमी था जिस जो पकड़ा गया, कन्विंसन हुआ, मतलब कन्विंट किया गया, मतलब वो एक्चुअल में गलत काम कर रहा था। बाकी अपन 199 केवल फ्री में पे ले गए। तो इसका कन्विंसन रेट है वो बहुत कम है, 200 पे एक, समझ गए ना। तो ये थोड़ा सा इशू है इसके साथ। तो अब इसको लोग कहते हैं कि वो जो मतलब पावरिंग या फिर रूलिंग गवर्नमेंट रहती है ना, वो इसका यूज करती है अपोजिशन के लीडर्स को दबोचने के लिए। आपने देखा होगा कि अभी थोड़ा सा कोई भी कुछ भी बोल दे तो उसके यहाँ पे ईडी और वो सीपीआई पहुंच जाती है, फिर रेल बना देती है। अभी मतलब छोटी छोटी बातों पे ईडी पहुंच जाती है और फिर वो आदमी तुरंत ही पार्टी रातों रात बदल लेता है, ऐसा देखा होगा। ये समस्या है, इसमें लिखी नहीं इन्होंने, हम लिख सकते हैं। ये जो अपोजिशन पार्टी होती है ना, उनको अपनी पार्टी में मिलाने के लिए ईडी तुरंत छोड़ दी जाती है और फिर वो तुरंत इधर आ जाते हैं और एकदम धुल जाते हैं। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, हाँ वो हम समझ गए। फॉलिंग क्रेडिबिलिटी, इसका इज्जत कम हो रहा है काफ़ी, मतलब लोग को समझ में आ रहा है ना कि जैसे ही तुम अपोजिशन में कोई आवाज़ उठा दोगे तो आपके घर पे ईडी आ जाएगी। फिर आपने कुछ कांड कर रखे होंगे ना, तो आप रातों रात पार्टी बदल के दूसरी जगह चले जाओगे। लैक ऑफ वर्क फोर्स, अभी वो वर्क फोर्स भी नहीं है उनके पास, ज़्यादा लोग नहीं है, इंफ्रा भी नहीं है और लोग की भी काफ़ी मतलब किल्लत है, काफ़ी लोगों को ज़रूरत है। अभी ये समस्या है, तो इसका वे फॉर्वर्ड क्या होगा? अभी एक तो वे फॉर्वर्ड ये हो सकता है कि भाई हाँ लोगों को भरो, उनका कैपेसिटी इन्हेंस करो, और उनको और भी स्किल दो, ट्रेनिंग दो, रेगुलेशन करो इस पे अच्छे से, जो पेंडेंसी है उनको रिड्यूस करो, और क्या कहते हैं अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन दो। और थोड़ा सा इसे अपोजिशन जो अपनी मतलब रूलिंग पार्टी है उसके ग्रिप से बचाओ, नहीं तो वो हमेशा गरिबान पकड़े रहती है और जब वो चाहेगी वो कर पाएगी। तो ये एक इसकी दिक्कतें हैं। तो जल्दी से हम लोग इसे देखते हैं सीबीसी का क्या इशू है। तो सीबीसी का इशू हम समझे, वो उसका जो क्या कहते हैं, जो अपना सीबी है ना, सॉरी सीबी में बोल रहे हैं, ईडी है ना और सीबीआई है ना, 2 साल का टेन्योर होना चाहिए था, लेकिन ये लोग एक्सटेंड कर ही जा रहे हैं सीबीसी वाले को बिना किसी पर्सनल बात के। ईडी के अंडर कौन से एक्ट आते हैं? तो ये 4 ध्यान रखना, मनी लॉन्ड्रिंग, फेमा और 2 और।
अभी ये क्या कर सकता है, तो आपने देख रखा है इसकी पावर्स को। ये किस एक्ट के अंडर आता है, तो ध्यान रखना है आपको, जो अपना दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट है उसके अंदर भी एक ये है सीबीसी एक्ट, उसके बाद में ये उसके अंदर आता है। ताकत क्या है, ये सीज कर सकता है एसेट्स को, सम्मन ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है, रिकॉर्ड ले सकता है, और आपके फाइन पेनल्टी कुछ भी लगा सकता है। इशू वो हम समझ गए, वही क्रेडिबिलिटी गिर रही है, लोगों की किल्लत है, वर्कफोर्स नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कन्वेंशन रेट बहुत कम है, 200 में एक आदमी। ध्यान रखना है, वो फिर जो समस्या है उन्हीं से भी अफोर्ड बना देना। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2023। अभी एक नया बिल है ना, वो अमेंड हुआ है। तो अभी ये बिल के बारे में कुछ खास बात मेरे को लगी नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग इसे देख लेते हैं, क्योंकि हर एक बिल हम लोग अब तो मतलब मैगजीन में ये लोग छाप ही देते हैं। कोई बिल किसी भी जात का है ना, या तो वो अमेंड भी हो गया है, या फिर अमेंड ना हुआ हो, केवल बिल बना हो, तो उसको भी ये छाप देंगे। इनको लगता है कि आ ही जाएगा, आ जाएगा तो हमें हुल्ला मचा देंगे कि अपनी मैगजीन से आया। तो हमारे लिए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक सेशन में काफ़ी सारे बिल बनते हैं, तो हम सब इनको याद करके घूम जाएं तो ये काफ़ी टफ काम। फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान देते हैं। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल 2023। अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है वो देखो। पहले ये समझो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, थोड़ा सा बेसिक जानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेशन का मतलब होता है ये आप हो, ये मैं हूँ, ठीक है ना, ये आपका दोस्त है, और ये उसकी दोस्त है, ठीक है ना। हम सब ने मिलके कॉपरेशन किया। मान के चलो, एक कॉपरेशन का अच्छा एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। आपके यहाँ पे 1 लीटर दूध होता है, 1 लीटर आपके यहाँ होता है, 1 लीटर आपके यहाँ। आपके घर पे ना 1-1 लीटर दूध होता है, हम सब ने मिलकर क्या किया, उसको कलेक्ट किया, एक पर्सन के घर पे 4 लीटर दूध हो गया, और इसके बाद 4 लीटर को हमने जाके डेयरी पे बेचा। तो एक एक में क्या था, हमें 20-20 रुपए पर लीटर दूध दिया जाता। जब हम 4 लीटर लेके गए तो हमें 21 रुपए पर लीटर के दाम मिले, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, हम हर एक को 1 रुपए पर लीटर का फायदा हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि हमने कोऑपरेशन किया। ऐसे ही एग्रीकल्चर की जाती है, छोटे छोटे खेतों में मशीन नहीं चल पाती है तो सब मिला लेते हैं और एक बड़ा खेत बना लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा अमूल। अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जाम्पल है, अमूल वो दूध वाला, ठीक है ना। तो सेम टू सेम आप समझ गए कोऑपरेटिव क्या होती है, हम सब आपस में मिलके कोई काम करते हैं। अभी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्या होते हैं? जो अलग अलग स्टेट में फैली हो। अब अमूल है, गुजरात की है, अब ये अलग अलग स्टेट में बैठ के और किसानों से दूध उठाने लग जाए, तो ये क्या बन जाएगी? मल्टी स्टेट ऑपरेटिव सोसाइटी, सॉरी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। समझ गए ना आप? ओके। अब इनमें क्या दिक्कत थी, क्या अमेंडमेंट हुए, अब समझ जाएंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक हमें समझ में आ चुका है। तो ये अबाउट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 था, जिसको इन्होंने अभी 2023 में एक्ट कर दिया, मतलब 21 साल बाद। तो MSCS, ध्यान रखना, MSCS का मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका ऑब्जेक्टिव हम समझ गए ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी विद द ऑब्जेक्ट नो कन्फाइन वन स्टेट टू सर्विंग इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर इज मोर देन, ठीक है। अभी इनका ये ऑब्जेक्टिव है। पहले तो हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी, जब अमूल का एग्जाम्पल लिया था तो हमने सोचा था कि गुजरात ही है केवल, लेकिन अभी गुजरात जो अमूल है, गुजरात को मतलब साथ साथ और भी स्टेट्स के पास जाने लग जाए, तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाएगी ना। तो केवल एक ही स्टेट को नहीं, और भी स्टेट्स को मजा देगी। अभी क्या है ना, केवल एक स्टेट को ही फायदा नहीं देना, और भी स्टेट्स के जो फार्मर्स हैं उनको भी मजा आना चाहिए। तो इसलिए ये इनका ऑब्जेक्टिव में रहता है। तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्या है कि और भी स्टेट्स को इकट्ठा करना, तभी तो बने मल्टी, मतलब एक नहीं, एक से। की प्रोविजंस क्या है इसके? तो वो कोई मुझे लगता नहीं कुछ खास काम के हैं, लेकिन फिर भी आप देख लो। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, वो वहाँ पे एक रजिस्ट्रार को रख देगी, और वो रजिस्ट्रेशन सबके करेगा, जहाँ जहाँ से भी जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूड होगी। इंटरनल गवर्नेंस बनेगी, ठीक है। उधर इंटरनल, जैसे हर एक कोई कोऑपरेशन होता है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है कॉर्पोरेट सेक्टर में भी, तो उधर भी एक अंदर पूरा इंटरनल गवर्नेंस होती है उनको काम करने के लिए। ऐसे किया जाएगा, रीऑर्गेनाइजेशन की जाएगी सबकी, ठीक है ना। सब छोटी छोटी है ना, जो टुच्ची टुच्ची सी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको जोड़ा जाएगा और फिर एक बड़ी बनाई जाएगी, फिर उनको भी बड़ा बना के एक अमूल जैसा बनाया जाएगा। और भी 3 नेशनल लेवल पे बनाई जाएंगी, ठीक है ना। एक नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, और एक नीचे कहते हैं पंचायत लेवल पे, ठीक है ना। सोसाइटी है पंचायत लेवल पे। अभी नीड क्यों थी इस अपॉइंटमेंट की? तो काफ़ी दिक्कत थी। कंसिस्टेंसी विद पार्ट जो अपना 9th भी है ना, तो ध्यान रखना है आपको,
जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना वो अपने पार्ट कौन से में कॉन्स्टिट्यूशन के में 9th बी में। ओके, तो ये कब हुई थी तो ध्यान रखना है 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 में इनको इसमें इंसर्ट किया गया था। फुलफिल द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं हेल्पिंग ईच अदर वो थोड़े फुलफिल होंगे, इसके लिए नीड आई है क्योंकि एक्ट होगा तो अदर स्टेट अच्छे से काम करेंगे। जब कोई सेंट्रल एक्ट नहीं होता है ना तो फिर वो स्टेट्स को मज़ा नहीं आता है और फिर वो सही से काम नहीं करते हैं। ऐसा ही पंचायत के साथ हो रहा था, जब पंचायत के साथ एक्ट नहीं था ना तो कहीं पे इलेक्शन हो रहे हैं कहीं नहीं हो रहे हैं। जब एक्ट बन गया फिर सब लोग सही से काम करने लगे। वही सेम टू सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ काम किया गया कि एक्ट बन गया ना तो शायद लोग अच्छे से काम करेंगे। रिवाइवल ऑफ सिक, जो कमज़ोर और काफ़ी बीमारू टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी थी ना वो काफ़ी रिवाइवल होगा और उनको पैसा ही पैसा दिया जाएगा, फिर एकदम घी दूध की नदियाँ बहेंगी और वो रिवाइव कर जाएंगी। ये सब इनको ज़रूरत था। अभी कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं तो इधर उन्होंने बताया वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। ठीक है ना, कोई भी आके आ सकता है, एकदम खुला रहेगा। मेंबर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन होगा, एजुकेशन ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा, मतलब उधर एकदम डेमोक्रेसी होगी, इलेक्ट करा जाता होगा प्रेसिडेंट। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस रहेगी, कंसर्न फॉर कम्युनिटी, जो भी चिंताएं रहेंगी उन पे वो बातचीत करेंगे। अभी की फीचर्स क्या हैं तो की फीचर्स कुछ खास नहीं है। इलेक्शन होंगे सबके, ठीक है ना, उनका फंड दिया जाएगा, माल दिया जाएगा, ठीक है ना। अभी डिवीजन ऑफ जो होगा, ठीक है ना, बीओडी बोर्ड का होगा, जो वहाँ पे जो भी जिस प्रकार से बोर्ड बनाया जाएगा जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाया जाता है वैसे ही सेम टू सेम प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर होता है ना वैसे ही काम करने का कोशिश किया जा रहा है। कॉर्पोरेट सोसाइटी में इलेक्शन की अथॉरिटी होगी, एकदम अच्छे से इलेक्शन किया जाएगा क्योंकि उन्होंने अभी बोला था ना डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल होगा। अमलगेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, छोटी छोटी कोऑपरेटिव अमल जो अमलगमेशन होता है इसमें छोटा छोटा जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रहता है उनको जोड़ दिया जाता है, अमलगमेशन हो गया। फिर उनको एक डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के हिसाब से बांट दिया जाएगा। फंड एंड फंड फॉर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो हम बोले थे कि उनको बीमार हैं उनको पैसा दिया जाएगा। कंपोजिशन इनके कुछ डायरेक्टर्स का होगा, वो हमारे लिए कुछ खास काम करेंगे। तो ये पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा एडिटोरियल में, तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो पहले हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, जो आपस में मिलकर काम करती हैं और वो जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक पहुंच जाती हैं तो मल्टी स्टेट बन जाती हैं। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि जैसे पंचायत में हर एक स्टेट लागू नहीं करा था, एक सेंट्रल लॉ बना तो सब लोग करने लगे, वैसे ये इंसर्ट तो था 2011 में हुआ, सॉरी 2011 में इंसर्ट किया गया, उसके बाद सब लोग अच्छे से इन पे काम धंधा करने लग गए। ठीक है ना, तो इसे पंचायत के हिसाब से ही समझ सकते हो आप, पंचायत से सीधा कनेक्ट कर लो, पंचायत बराबर जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो सेम टू सेम उनको भी इंसर्ट किया गया था, इनको भी इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के थ्रू। तो अभी इनका ऑब्जेक्ट क्या है, वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी वेलफेयर करना और लोगों को मजा देना। और ज़रूरत क्यों थी तो मैंने बताया आपको, कंसिस्टेंसी लेके आनी है, रिवाइवल करना है, ये कुछ बात है। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल 2023। अभी ये बहुत अच्छा है, काम का नहीं है पेपर में लेकिन आपको समझना चाहिए। हमेशा आप जब भी मूवी देखते होगे ना तो आपको ये पहले ही शुरू में दिखाई दे जाता होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ। मैं पहले छोटा था तो मेरे को लगता था ये अब लिखा है और इसका पता नहीं क्या मतलब होता होगा, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोचा कि अब का मतलब मैं बाद में पता करूँगा कभी, पर क्या करूँ, जब यूपीएससी प्रिपरेशन करने आए तो हमें समझ में आया अच्छा ये अब नहीं होता है, ये ना एक मतलब कैटेगरी होती है मूवी की। तो जिस टाइप से मूवी को जो कैटेगरी में रखा जाता है उसको ही हिसाब से यहाँ पे ये लिखा होता है। तो इसका मेरे को लगता है अभी तक बहुत कम लोग होते हैं ना, चलो हम लोग सब इनलाइटेड हो गए हैं, पढ़ लिए हैं तो, लेकिन बहुत ही कम लोग होंगे ना जो लोग इसका मीन्स जानते होंगे कि ये इसका मतलब क्या है। हमें तो लगता है कि इसे हटाओ सीधा मूवी पे लेके आओ, इसको हम कभी नहीं पढ़ता। किसी को भी ऐसा नहीं लगता है कि इसको पढ़ने का है कि भाई आगे बढ़ाने का है, ये क्या फालतू की चीज़ है, सीधा अपन काम पे आता है। पहले वो अपना मुकेश आता था ना, अब नहीं आता सही। मेरे टाइम पे एक मुकेश आता था जिसकी मतलब कैंसर हो गया था, केवल 26 साल का था। उसे भी देखने में लोगों को तकलीफ होती थी कि भाई आगे बढ़ाओ, फिर मुकेश पे जोक तक बनने लगे, तो ये गलत है भाई, ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि बीड़ी तम्बाकू नहीं खानी है भाई। मैं भी बोल रहा हूँ मुकेश अच्छा आदमी था लेकिन कम उम्र पे निकल गया सिर्फ तम्बाकू खाने की वजह से। तो सिनेमेटोग्राफ अमेंडमेंट बिल है, तो सिनेमेटोग्राफ में क्या है, ऐसी ये जब भी मूवी बनती है कोई तो उसमें कैटेगरी दी जाती है। अभी वो कैटेगरी कैसे दी जाती है शायद आप नहीं जानते होंगे, तो मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। ऐसे
यू, यूनिवर्सल एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शन। यू जिस पे दिया होता है वो कोई भी लोग देख सकता है। यू ए, विदाउट रिस्ट्रिक्शन बट सब्जेक्ट टू गाइड वंस पेरेंट्स और गार्डियन। वो थोड़ा वैसे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यू ए में, लेकिन वो थोड़ा गार्डियंस अपने हिसाब से देख लें बच्चा आपका झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा। ए, ओनली फॉर अडल्ट, वो मतलब जिसमें मतलब कोई गंदे सीन्स रहते हैं वो केवल अडल्ट के लिए होता है, चाइल्ड से नहीं दे सकते। वो अभी तो चाइल्ड बहुत बड़े हो गए हैं तो अडल्ट से पहले देख लेते हैं। टेलीग्राम जो है। एस, ओनली टू मेंबर्स ऑफ एनी प्रोफेशन और क्लास ऑफ पर्सन्स। ये कोई पर्सनल लोगों के लिए होती है जो कुछ मतलब उस पर कोई काम कर रहे हैं किसी टाइप का प्रोफेशनल, उस चीज़ के लिए होती है। तो ध्यान रखना है ए और एस जात की जो मतलब कैटेगरी मिलती है, जो अडल्ट वाली जिसमें गंदे सीन्स होते हैं, और एस जो कोई मतलब पर्टिकुलर काम के लिए रखी जाती है, इन्हें सेपरेट सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब अलग से सेंसर बोर्ड बैठेगा और इन्हें सेपरेट ले जाके देख के सर्टिफिकेट देगा, बाकी इनको इजीली दे देता है यू और यू ए को। तो ध्यान रखना है कि ये कैसे कैसे मिलता है वो हम सीख गए। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू आपका कंटेंट कैसा है, तो कंटेंट जैसा रहेगा वैसा ही ये लोग उधर माल आपको देंगे। तो एज बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है, ठीक है ना। एज बेस्ड कैसे होता है कि 3 कैटेगरी रखी हुई इन्होंने, यू ए 7 ईयर, सॉरी यू ए 7 ईयर, यू ए 13+ और यू ए 16+, तो 3 हिसाब से अलग दिख रहा है। अभी करना क्या है कि ये सब रिकमेंडरी, मतलब ऐसा रिकमेंड किया गया है, ऐसा मतलब कर दे सबको, ये कोई मतलब खास बात नहीं है, सिर्फ रिकमेंड किया गया है, पर लोग करते हैं, डोंट वरी, ऐसा मूवियों में हम लोग खास कर देखते हैं। सेपरेट सर्टिफिकेट फॉर ए और एस फिल्म को सेपरेट सर्टिफिकेट दिया जाएगा, हमने पढ़ लिया। और ये सारे सर्टिफिकेट जो हैं वो डिपेंड करते हैं आपको कि जैसे भी किसी प्रकार का कंटेंट रहता है उसी के हिसाब से, कि कंटेंट कैसा वैसा ही होगा। स्टेट द सेंटर कांट बी एक्सरसाइज रिवाइवल पावर ऑन द फिल्म ऑलरेडी सर्टिफिकेट बाई सीबीसी। हाँ, ध्यान रखना है कि कोई भी किसी भी स्टेट में, मान के चलो कि जैसे ये कोई मूवी बनी, मान लो कोई भी मूवी है, मान के चलो अभी चल रही है जवान, अभी किसी को शाहरुख खान पसंद नहीं है किसी स्टेट वाले को, तो वो इसे रोक नहीं सकता, रिस्ट्रिक्शंस नहीं ले सकता। स्टेट दैट सेंटर कांट एक्सरसाइज जो अपना रिविजल पावर ऑफ द ऑन द फिल्म ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय सीबीसी। यदि सीबीसी जो मतलब सेंट्रल बोर्ड है ना जो फिल्म का, उसने किसी भी मूवी को कह दिया कि हाँ ये मूवी जाएगी, तो फिर उसे कोई गवर्नमेंट रोक नहीं सकती, तो मतलब मोदी जी नहीं रोक पाएंगे, ऐसा इस बिल में कहा गया है। तो फिर वो मूवी रिलीज हो जाएगी। तो यही सब बातें, इससे ज़्यादा कुछ खास बात मेरे को लगी नहीं। तो ध्यान रखना है आपको कि हाँ कुछ काम बात है। अभी इन्होंने कहा है कि जो कॉपीराइट है उसे पनिशेबल बनाएंगे। बहुत कॉपीराइट होता है वो आप जानते हैं, वो टेलीग्राम पे 1 मिनट में मिल जाता है। कोई भी मूवी आता है फिर वो एक दिन में ही टेलीग्राम पे मिलने लगता है। ये तो वो ओ टी टी पे आया हुआ है, अभी हॉल में आया हुआ है तो उसका अच्छा क्वालिटी नहीं मिलता है, तो लोग रोकते हैं, ओ टी टी का वेट करते हैं, फिर लिख देते हैं। ये रियलिटी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग मे बी इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप देखते होंगे, बस मैं बता रहा हूँ कि आप जानते होंगे। तो ध्यान रखना है ये सब कैसे मिलता है, यही सब बातें इन्होंने एक्ट में बताई हुई हैं, खास कोई बात नहीं है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑन फिल्म सर्टिफिकेशन ये एक बॉडी है, ठीक है ना, स्टैचुरी बॉडी है, तो किसी एक्ट के अंदर होगी, तो एक्ट यही है। अभी इसका विजन क्या है, वो फिल्म को सर्टिफिकेट देने का मिशन आप समझ चुके हैं कि सब सारी फिल्म का कंटेंट चेक करते हैं, कुछ खराब कोई सोसाइटी में चीज़ तो नहीं जा रही है। तो उसके बाद में ये लोग उसको मतलब ये डिवाइड करते हैं, ये जो कैटेगरी रहती है किस टाइप की फिल्म है, अडल्ट फिल्म की कैटेगरी में है, यूएई में, यू में, ये सब करेंगे, ठीक है ना। और ये अभी कॉपीराइट पे थोड़ा ध्यान देंगे, दिलो भाई। अभी शॉर्ट आर्टिकल पे आते हैं। राइट टू साइलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और भाई मेरे को लगता है कि ये पीटी में पूछा जाएगा। अभी तुमने राइट टू स्पीक सुना होगा, स्पीच एंड एक्सप्रेशन सुना होगा, लेकिन ये अभी सुनोगे राइट टू साइलेंस। कोई आदमी साइलेंस रह सकता है क्योंकि उसका राइट है, समझ गए ना आप। राइट टू साइलेंस का मतलब है कोई व्यक्ति साइलेंस रह सकता है, ये उसका राइट है। अब ऐसे क्वेश्चन 3 पूछे जा चुके हैं पीटी में, फिर वो क्या करता है केवल आर्टिकल पूछ लेता है। ध्यान रखना है 20 का थर्ड पार्ट है, उसमें है राइट टू साइलेंस। अभी जैसे ही 20 आया ना, तो मेरे को एकदम सिंपली समझ में आ गया। जैसे आपने पॉलिटी पढ़ी होगी ना, तो आपको पता होगा यदि 21 की बात होती तो शायद कुछ अलग टाइप की राइट होती, लेकिन जैसे ही 20 आ रहा है तो मतलब ऐसा कुछ क्राइम राइम से, क्रिमिनल से रिलेटेड कोई बात होगी, क्योंकि 20 में हम क्रिमिनल की ही बात करते हैं मोस्टली। तो ध्यान रखो, तो 20 का जो है, तो 20 मतलब कुछ क्रिमिनल टाइम पे, तो इसका मतलब क्या है राइट टू साइलेंस का, कि जब कोई क्रिमिनल है कुछ बोलना नहीं चाह रहा है,
तो वो उसके पास राइट है कि वो चुपचाप भी रह सकता है कुछ केसेस में, अभी सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में, ठीक है ना। तो वहाँ पे उसे राइट टू साइलेंस दिया जाएगा। पर वो पुलिस वाले इतना पेलेंगे ना उसको, कभी दाएं से कभी लटका के। फिर वो आपने जय भीम देखी होगी, या फिर देखा होगा आपने कि जो सेल होता है उसमें ही कई बार ऐसे कस्टोडियल डेथ हो जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कस्टोडियल डेथ। तो ये राइट टू साइलेंस इसीलिए दिया गया है कि उधर वो चुपचाप हो जाए तो पुलिस वाले उसको मार नहीं सकते। तो समझ गए ना। सिर्फ हमें एक बात के लिए से याद रखना है कि राइट टू साइलेंस हमारा राइट है, और ये किस में आता है, आर्टिकल 20 के थर्ड में। अभी ये क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राइट टू साइलेंस ये क्या है, इन्वेस्टिगेटर के लिए है। कांट फोर्स देम द स्पीक अप और एडमिट गिल्ट। अभी मान के चलो, ऐसे समझ सकते हैं, ये अपना भाई है मूसा। मूसा ने कोई क्राइम कर दिया और ये यहाँ पे जेल में बंद कर दिया गया। ये पुलिस वाला है और मूसा को पूछ रहा है कि बता भाई, ये तूने किया कि नहीं किया। अभी ये मूसा कह रहा है कि इन्होंने मर्डर नहीं किया है, लेकिन ये इसको मार मार के, जबरदस्ती मार मार के कहलवाएगा कि तूने ही मर्डर किया है, तूने ही मर्डर किया है, बोल बोल। तो फिर वो इतना पिटता है तो बोल देता हाँ। अब ये मूसा को ही पकड़ा क्यों था, क्योंकि उसने सोचा अच्छा इसका नाम बहुत खतरनाक जैसा लग रहा है, तो वो इसको पकड़ लिया। ऐसे मेरे को एक जोक याद आ गया, चलो मैं सुनाई देता हूँ। ऐसे क्या होता है कि अपना इंडियन पुलिस रहती है किसी स्टेट की, मान लो यूपी की मान लो, ठीक है ना। तो उससे कहा जाता है, उसे फॉरेस्ट में ले जाते हैं और एक खरगोश को छोड़ते हैं। कहते हैं जो भी ऐसा रहेगा, मान के चलो यूपी की पुलिस है, बिहार की भी ले लेते हैं, ठीक है ना, बिहार की भी थी तो अच्छा रहेगा। दोनों पुलिस के ऑफिसर्स को रखा जाता है और कहा जाता है कि ये खरगोश है, इस खरगोश को जो पहले पकड़ के लेके आएगा ना, वही जीत जाएगा। दोनों छोड़े जाते हैं और दोनों ही भागते हैं, काफ़ी देर हो जाती है, इनको खरगोश नहीं मिलता। तो क्या करती है यूपी की पुलिस वाले, क्या करते हैं, एक बंदर को उठा लाते हैं और उसको इतना पेलते हैं, इतना पेलते हैं, इतना पेलते हैं, और कहते हैं कि बोल, कहे सबसे मैं खरगोश हूँ, मैं खरगोश हूँ। तो बेचारा लास्ट में कहता है हाँ मैं खरगोश हूँ। लेकिन जब लोग वहाँ जज के सामने जाता है, तब वो वहाँ रखते हैं और उससे कहते हैं कि देखो ये खरगोश है। तो फिर भाई जैसे तुम हंस रहे हो, मैं हंस रहा हूँ, तो वो भी हंस रहे होते हैं कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब किसी को भी पकड़ ला सकते हैं और किसी को भी पेल सकते हैं। ये जोक ऐसे ही नहीं बनाया गया, काफ़ी इसके वैलिड जोक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कोई आदमी को, अभी होता क्या है कि हम लोग रोड साइड से पुलिस वाले क्या करते हैं, पकड़ के ना किसी को भी अरेस्ट करके उस पर पूरा केस डाल देते हैं, पीट पीट, मतलब पीट पीट के। इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जय भीम मूवी, ठीक है ना। अभी ये कहीं मतलब राइट टू साइलेंस पे कोई ऐसे आता है ना, तो जय भीम से हम लोग इसे शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा साउथ इंडियन मूवी है जो काफ़ी अच्छा मूवी है, सूर्या करके कोई हीरो है, तो उधर से आप शुरू कर सकते हो। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी इन्वेस्टिगेटर है वो किसी को मतलब पील पील के, मतलब बहुत पीट पीट के, ये नहीं है कि अपन को ज़बरदस्ती उसके नाम, रिलीजन और उसकी आइडेंटिटी के हिसाब से उस पर कहे कि नहीं तुम ही हो क्रिमिनल, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो ध्यान रखने का आपको, आर्टिकल 23। अब ये SOP टू चेक द यूज ऑफ फ्री वीज लिक्विड टू ल्यूर वोटर्स। अभी एक और मस्त एग्जाम्पल समझते हैं। ये हो आप, और आपने क्या करना है कि आपने इलेक्शन में लड़ना है। तो आपको ना इस प्रजा को, ये जितनी भी जनता है जो वोटर्स हैं, उनको ना फ्री वीज देने होते हैं। अभी फ्री वीज के लिए तो अच्छे फ्री वीज भी हैं जिसमें थोड़ा सा फ़ायदा भी होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, इससे अपन का भी फ़ायदा हो रहा था कुछ दिन तक, ठीक है ना। वाटर बिल, ये तो अच्छा है। लेकिन इसके बाद ना बहुत गंदे वाले भी आते हैं, जैसे दारू, मुर्गा मतलब चिकन, साड़ी, साड़ी होती है ना, साड़ी, सॉरी माफ़ करिएगा, और क्या कहते हैं, चिकन, दारू, साड़ी, और भी कुछ रहता होगा मेरे को याद नहीं, हाँ पैसे, कैश, ये सब चीज़ें दी जाती हैं जिन लोगों ने, जो यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से, जो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली, अभी साउथ का मेरे को नॉलेज नहीं है। हमारे यहाँ पे जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, प्रधान के, ठीक है ना, तो वो पंचायत के इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा ये चीज़ दिखती है। लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इलेक्शन होगा तो थोड़ा सा फंड बढ़ेगा, तो दारू लोग देते हैं, दारू पीते हैं, रोज़ शाम को मुर्गा खाते हैं, साड़ी बांटती हैं औरतों में, और पैसा देते हैं। जैसे अभी MP के जो अपने क्या कहते हैं CM हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया, मैं कल ही देख रहा था, कि वो पहले 1250 रुपये देंगे माताओं को,
बोलो 2 साल बाद 1500 देंगे, बोलो 1750 देंगे, ऐसा करके वो 3000 तक पूरा बुलवाए हैं। ऐसे करके अगले साल कितना हो जाएगा कैलकुलेशन करवाए हैं, मतलब अलग ही लेवल से ऐसी फ्री बीज चल रही हैं। तो मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप उन्हें यूज कर सकते हैं कहीं लिखना हो तो, क्योंकि वो मैंने अभी कल परसों ही देखा है, एमपी में इलेक्शन होने वाले हैं। तो ध्यान रखना है। मामा, हाँ वो सीएम है ना जो बोलते रहते हैं मामा ये सब कुछ देगा मामा। अब मेरे को भी नहीं पता मामा क्यों बोलते हैं। तो अभी क्या किया इन्होंने, एसओपी, ठीक है ना, एक आपका स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर शुरू किया, जो इन सब चीज़ों पे बात करेगा, दारू पे, लिक्विड, और जो मैंने चीज़ें बताई, प्रिवेंट सस्पिशियस कैश, इलिसिट लिक्विड, ड्रग, नार्कोटिक्स, फ्रीबीज, जो स्मग्ल गुड्स, जो मैंने बोला साड़ी दारू ये सब कुछ, इस पे सब कुछ काम करेगा एसओपी। एसओपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, ठीक है ना। तो ये एक कमिटी ऐसी कुछ बनाया जाएगा, तो वो ये सब चीज़ों को देखेंगे और जांच पड़ताल करेंगे, और कैश दारू जो कुछ मिलेगा उसको कहीं ना कहीं पकड़ेंगे, छापे मारेंगे, रेड मारेंगे, और उसके बाद इस चीज़ को अच्छे से अच्छे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की कोशिश करेंगे। यही सब हाईलाइट किया गया है। तो ये आप पहले से परिचित थे इस मतलब एडिटोरियल से, तो आपको जल्दी समझ में आ गया होगा। ये उन्होंने थोड़ा बताया हुआ है, लेकिन वो काम करनी है। डिमार्केशन ऑफ रोल ऑफ एमसीए एंड माइटी। अभी इन्होंने बताया कि वो एमसीए और माइटी का क्या रोल है, डिमार्केशन कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिया। तो धंधा बताया, चलो देखते हैं क्या है, कौन करेगा क्या करेगा। तो इन्होंने बताया, सिर्फ बहुत छोटा सा आर्टिकल है, कोई काम का नहीं है, मतलब लिख दिया है इन्होंने, कहा है, तो एक फॉर्डर पॉइंट मेरे को मिला था तो इसलिए मैं इसे पढ़ रहा हूँ। इंडिया डिजिटल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टच 1 ट्रिलियन बाई 25 to 26। ये एक फॉर्डर पॉइंट है। अब इससे कहाँ टच कर सकते हो, सॉरी कहाँ यूज कर सकते हो, उन्होंने टच कर दिया। इस फॉर्डर पॉइंट को हम लोग यूज कर सकते हैं इकोनॉमी में। अभी इकोनॉमी में कहाँ कर सकते हैं, आप किसी भी डिजिटल, कोई भी डिजिटल रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का किसी भी जात का क्या कहते हैं क्वेश्चन आ जाए, उसका कंक्लूजन लिख सकते हो आप कि इंडिया डिजिटल मार्केट, या इंट्रो भी शुरू कर सकते हो कि इंडिया डिजिटल मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू टच 1 ट्रिलियन बाई 25 to 26। तो ये फर्दर पॉइंट मिल गया। डिजिटल से रिलेटेड कोई भी इंट्रो कंक्लूजन आप इसको बना सकते हो। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो इनका धंधा एमसीए और माइटी का किया गया वो क्या है। अब ये डुप्लीकेशन जो हो रहा था ना आपकी डिजिटल चीज़ों में, वो अलग कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉर्पोरेट अफेयर्स है एमसीए, वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री टू लुक द इनटू कंपटीशन इशू इन द डिजिटल मार्केट। अभी जो एमसीए है ना, वो जितने भी डिजिटल मार्केट में कंपटीशन से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं उन पे बातचीत करेगी, ठीक है ना। सिर्फ कंपटीशन, डिजिटल मार्केट में जो कंपटीशन है, ऐसे मान के चलो डिजिटल मार्केट में कोई 2 कंपनी है, रिलायंस और कोई मान लो टाटा, ठीक है ना, तो उनका कंपटीशन के बारे में सब कुछ जो भी होगा वो एमसीए करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, माइटी, ये क्या है ना, ये बिल दो इनटू सेक्टर स्पेसिफिक इशू, उसके जो कारण होंगे वो माइटी देखेगा। तो ध्यान रखना है, जितने भी उसमें इशू आएंगे, जो भी कार्ड होंगे, वो माइटी करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। और एमसीए क्या करेगा, केवल कंपटीशन की बातचीत देखेगा कि हाँ कहीं ऐसा तो नहीं है मोनोपोली बन रही हो, तो मोनोपोली बन रही होगी तो वहाँ कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो अपना कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उसी के जैसा काम करेगा एमसी। बस इतनी बात। डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं, तो डार्क पैटर्न्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आप लोग जानते होंगे, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रखा होगा, तो मैं समझाता हूँ। डिजिटल जो लाइफ बढ़ी है ना हमारी, हमने जितना ज़्यादा डिजिटली चीज़ें सीखी हैं उससे हमें पॉजिटिव चीज़ें तो मिली हैं, लेकिन नेगेटिव चीज़ मिली है। इसीलिए हम लोग इसको ना डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं, मतलब दो धारी तलवार। दो धारी तलवार का मतलब है किधर भी धार मार सकती हो, तो तुम्हें भी मार सकती है, ठीक है ना, बैकफायर। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है ना, दो धारी तलवार, इसीलिए डार्क पैटर्न दो धारी तलवार कहलाता है। अभी डार्क पैटर्न है क्या, डार्क पैटर्न इज ए यूजर इंटरफेस crafted to trick or manipulate user into making choice detrimental to their interest। अभी देखो, तुमने ना मान के चलो कोई शूज लेने का सोचा, उस पे ना 250 रुपये शो हो रहा था, ठीक है ना, 250 रुपये प्राइस शो हो रहा था। जैसे ही आप पे करने के लिए पहुंचे ना, तो वहाँ 300 रुपये दिखाने लग जाएगा।
दैट इज डार्क पैटर्न। जहाँ पे आपको जो चीज़ शो हो रहा है ना उससे ज़्यादा दिखाने लग जाता है, वो डार्क पैटर्न होता है। मोस्टली जो मतलब लोकल और अलग स्कैम वाली वेबसाइट्स होती हैं वहाँ ऐसा होता है, जो बड़ी ई कार्ट हैं वहाँ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि डार्क पैटर्न क्या होता है। तो ध्यान रखना, जहाँ 200 रुपये बताए शो की हो, लेकिन जब पे करने गए आप तो 300 रुपये पहुँचा दिए। तो ये है, इनको बहुत अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो मैंने इनका पूरा एक चार्ट बनाया हुआ है, हम लोग चार्ट देख लेते हैं जल्दी से, हमें समझ में आ जाएगा। तो डार्क पैटर्न हम समझ गए ना। डार्क पैटर्न का एक एग्जाम्पल मेरे को मिला था, अभी मैं थोड़े दिन पहले जब राखी से घर आया ना, तो क्या हुआ कि ऊबर वाला जो हमने बुक किया था ना, तो उसने 250 दिखाया था जब मैं बुक किया था उसको। लेकिन जब मैं फ्लैट पे पहुंचा तो वहाँ पे वो उसके में मैंने ध्यान दिया नहीं दिया, 300 हो गया। मैंने बोला कि भाई मैंने तो पैसा देख के ही बुक किया था ना, 250 से 300 होता तो मैं बुक ही नहीं करता, ऑटो से आया था। तो फिर वो बोला कि नहीं भाई, जितना आ जाएगा वो उतना ही करना पड़ेगा। तो मेरे को समझ में आया कि ये डार्क पैटर्न है, कि ये कुछ शो करते हैं और कुछ होता है। इसके ऊपर एक बेंगलुरु में केस हुआ था, शायद ओला के ऊपर। तो अभी ये लोग, हम लोगों ने कोई केस नहीं किया शायद, लेकिन मैंने ये केस पढ़ा जब मैं ये पूरा प्रिपेयर कर रहा था तब। तो डार्क पैटर्न आप मे भी समझ गए होंगे, कम दिखा के ज़्यादा पे करवाता है। ड्रिप प्राइसिंग, ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है? सो एनीथिंग। अभी ड्रिप प्राइसिंग में क्या होता है कि एक्चुअल प्राइस शो वैन्यू भाई। अभी मान के चलो तुमने ना ये कोई खिलौना खरीदा, तो इसमें क्या है ना, 100 रुपये दिखा रहा था। तुमने कहा अरे इतना सस्ता, इतना सस्ता, और आप उसको बाई करने चले, फिर आपको पता चला 800 रुपये का है ये। फिर आपका दिल टूट गया तो वापस आ गए। इसे बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग। मतलब प्राइस को गिरा के दिखाते हैं, और फिर जब आप परचेज करने जाते हो तो आप पूरा प्राइस ले लेते हैं। तो उसे बोलते हैं ड्रिप प्राइसिंग, प्राइस को गिरा देना। फॉल्स अर्जेंसी, फॉल्स अर्जेंसी क्या होता है? कम देना, जो क्वांटिटी है उसमें कम देना, मतलब फॉल्स अर्जेंसी हो जाती है। सपोज दैट कहीं पे आपको 100 ग्राम शुगर देना था, लेकिन उन्होंने क्या किया, वहाँ 900 ग्राम ही दिया, या फिर कुछ और समस्या ऐड कर दी। ऐसा पैकेट पूरा बनाया उन्होंने, मान के चलो पैकेट पे आपको पैसा लिया 1000 ग्राम का, और आपको 750 ग्राम ही पे कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं फॉल्स अर्जेंसी। ऐसा कई बार होता है, आपने अपनी रियल लाइफ में देखा होगा, फॉल्स अर्जेंसी। बेट एंड स्विच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब लोग को आपको समझना है अच्छे से, इसलिए मैं इसे दोबारा लिख रहा हूँ। बैट एंड स्विच, ठीक है ना। तो बैट एंड स्विच क्या है? बैट एंड स्विच का ना आपने बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं, जो एग्जाम्पल सुना है वो सुना होगा, कि किसी ने आईफोन ऑर्डर किया, ठीक है ना, ये कोई आईफोन है, ये ऑर्डर कर दिया, और उसके बाद में उसको जब ऑर्डर मिला तो ईंट मिली, ये साबुन मिला, ठीक है ना। जो ईंट या साबुन मिलती है किसी फ़ोन के बदले, उसे बोलते हैं वेट एंड स्विच, समझ गए ना। तो ये आप समझो अच्छे से, क्योंकि हमारे रियल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट था। डार्क पैटर्न क्या होता है हमने समझ लिया, कि वो कैसे हम लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं। ड्रिप प्राइसिंग, प्राइस कम दिखा देते हैं, फॉल अर्जेंसी कर देते हैं, वेट एंड स्विच कर देते हैं। ये सारी दिक्कतें हैं, जिससे डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी दिक्कत आ रही है। डिजिटली हम लोग शॉपिंग करते हैं, उसमें ये सब चीज़ें दिखती हैं, जो काफ़ी खतरनाक हैं। ओके, ठीक है। तो आज के लिए ये ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल परसों में डालेंगे। यदि आपको ये मेरी मतलब हार्ड वर्क थोड़ा पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में अपने सोना बाबू को शेयर करें। ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।